एक अध्याय 1 से 3000 वर्ष तक फिर भी युवा बनकर लौट रहे हैं। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। 14 फरवरी, वैलेंटाइंस डे। बेजियान शहर। शाम ढलने के बाद से ही आसमान से बर्फ के टुकड़े गिरना शुरू हो गए थे, लेकिन इससे जोड़ों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई और सड़कें लोगों से खचाखच भर गईं। और बेजियान पार्क में सब कुछ अभी भी बहुत शांत था। बेजियान पार्क के बीच में एक झील थी, बहुत बड़ी तो नहीं, लेकिन भीषण ठंड के कारण पानी जम गया था। इस पल झील की सतह के नीचे से गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी। दरार। एक तेज आवाज के बाद झील की जमी हुई सतह ऐसे बिखर गई जैसे किसी विशालकाय ने मुक्का मारा हो। अंधेरी झील का पानी ऊपर की ओर बढ़ गया। झील की सभी मछलियां सतह पर तैरने लगी। हवा तेज सुगंध से भर गई। वास्तव में उन्हें जीवित ही पकाया गया था। अचानक किनारे की पत्थर की सीढ़ियों पर कंकाल के हाथों की एक जोड़ी दिखाई दी, और फिर हथियार, और अंत में एक क्रिस्टल स्पष्ट कंकाल धीरे धीरे पानी से किनारे की ओर चला गया। आकाश काले बादलों से ढका हुआ था और कंकाल के सिर के ऊपर एक विशाल भंवर दिखाई दिया। कंकाल ने आसमान की ओर देखा और एक अजीब सी हंसी निकाली। जैसे ही वो मुस्कुराया, उसके शरीर पर रक्त वाहिकाएं और मांसपेशियां तेजी से दिखाई देने लगी और पलक झपकते ही कंकाल एक अतुलनीय सुंदर आदमी में बदल गया था। वो आदमी मन ही मन बुदबुदाया, 3000 साल। मैंने कभी नहीं सोचा था कि 3000 साल बाद मैं वापस लौट सकूंगा। तब उस आदमी ने ऊपर देखा और उसकी आंखों से सुनहरी रोशनी की किरण फूट पड़ी। प्रतिक्रिया में आकाश में विशाल भंवर टूट गया। उसी समय उस आदमी से एक अत्यंत राजसी आभा निकली। एक पल के लिए पूरा बेजियान शहर और यहां तक कि पूरा डोंगडू भी कांप उठा। पालथी मारकर ध्यान कर रहे कई बुजुर्ग लोगों ने एक साथ अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे बेहद डर से भर गए, क्योंकि उन्हें एक अत्यंत शक्तिशाली उपस्थिति का एहसास हुआ, इतना मजबूत कि इसकी एक संक्षिप्त अनुभूति ने भी लगभग उनकी आत्माओं को कैद कर लिया। ये कौन हो सकता है? ऐसी शाही शक्ति किसके पास थी? जू एन को उम्मीद नहीं थी कि वह वापस आ सकेगा। 3000 साल, उन 3000 वर्षों में बहुत कुछ घटित हुआ था। एक समय का निराश्रित युवक एक अमर पूज्य बन गया था, एक ऐसा व्यक्ति जिसे पूरे क्षेत्र के शीर्ष पर बहुत कम लोगों में गिना जाता था। यदि उनके परम ज्ञानोदय के अंतिम क्षण के दौरान उनके हृदय क्षेत्र में कोई दोष नहीं होता, तो उनकी उपलब्धि कम हो जाती। जू एन पूरे क्षेत्र का सर्वोच्च प्राणी होता। हालांकि जब वो मृत्यु के कगार पर था और उसका मार्ग समाप्त होने वाला था, जू एन ने समय और स्थान को भेदने के लिए अपने सर्वोच्च दिव्य कौशल का उपयोग किया और अंततः पृथ्वी पर लौट आया। उसने हानि की भावना से पार्क के चारों ओर देखा। पहले वो और एन यान अक्सर इस पार्क में खेलने आते थे। एन यान, क्या तुम अच्छा कर रहे हो? जू एन धीमी आवाज में अपने आप से बुदबुदाया। अतीत में जू एन का एक खुशहाल परिवार था। कॉलेज से स्नातक होने के बाद ईर्ष्या की दृष्टि से वो विश्वविद्यालय की छात्रा एन यान को इस शहर में ले गया और एक साथ अपना मधुर जीवन शुरू किया। उस समय उनमें से किसी के पास ज्यादा पैसा नहीं था और वे केवल एक छोटे से कमरे में ही रह सकते थे। लेकिन वो दिन बेहद खुशहाल थे। हर दिन जब जू एन काम से घर आती थी, एन यान जल्दी ही रात का खाना तैयार कर लेती थी और घर पर उसका इंतजार करती थी। जू एन ने सोचा था कि जीवन इसी तरह सुखी और शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहेगा। लेकिन बाद में एन यान के परिवार ने उन्हें इस शहर में ढूंढ लिया। तभी जू एन को एहसास हुआ कि एन यान की असली पहचान जोंगडू के एन परिवार की बेटी थी। जोंगडू का एक परिवार, यह एक विशालकाय था, इतना शक्तिशाली कि कई बहुराष्ट्रीय निगम उनके व्यापक उद्यमों का हिस्सा मात्र थे। और एन यान एन परिवार का एक वैध शाखा सदस्य था। इसलिए एक परिवार एन यान को जू एन जैसे सामान्य व्यक्ति के साथ रहने की अनुमति बिल्कुल नहीं देगा। फिर भी एन यान ने वापस लौटने से इनकार कर दिया और यहां तक कि वो अपने परिवार से अलग होने के लिए भी तैयार थी। बिना किसी विकल्प के जो आदमी एन यान को लाने आया था, उसने अपना ख्याल रखना का पूर्व संकेत छोड़ दिया और फिर बेजियान छोड़ दिया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। इसके तुरंत बाद जू एन ने अपनी नौकरी खो दी और किसी भी कंपनी ने उसे नौकरी पर रखने की हिम्मत नहीं की। विकल्पों में से जू एन एक निर्माण स्थल पर काम करने चली गई और बिना किसी शिकायत के सबसे थकाऊ काम भी कर लिया। किसी और चीज के लिए नहीं, लेकिन क्योंकि एन यान गर्भवती थी। हालांकि जैसे ही एन यान का पेट बड़ा हुआ और वह जन्म देने वाली थी, जू एन निर्माण स्थल पर एक दुर्घटना के कारण गायब हो गई। केवल जू एन ही जानता था कि उस घटना के कारण वह देवताओं और राक्षसों से भरी सबसे योग्यतम के अस्तित्व की एक विचित्र दुनिया में प्रवेश कर गया था। और वो प्रस्थान 3000 वर्षों तक चला। अचानक वो पूरी तरह से कांप उठा। उसके चेहरे पर हैरान भाव दिखाई दे रहे थे। वो 3000 वर्षों के बाद लौटा था और पाया कि पृथ्वी पर केवल 4 वर्ष ही बीते थे। इसका मतलब ये भी था कि एन यान अभी भी जीवित था,
यद्यपि स्वर्गीय दाव के नियमों से बंधे हुए ज़ुएन की शेष ताकत को अभी भी कम नहीं आंका जा सकता था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी दिव्य भावना ने तुरंत पूरे बेजियांग शहर को घेर लिया। लेकिन नतीजा सिफर रहा। आशा के अनुसार एन यान पहले ही बेजियांग छोड़ चुका था। ज़ुएन के होठों पर एक कड़वी मुस्कान दिखाई दी। उसके अचानक गायब हो जाने से उसे बहुत बड़ा झटका लगा होगा। एन यान, मैं वापस आ गया हूँ। क्या हमारे बच्चे अभी तक पैदा हुए हैं? क्या यह एक लड़का है या लड़की? आपने कहा कि आपको लड़कियां सबसे अधिक पसंद है, तो यह एक सुंदर छोटी लड़की होगी, है ना? ज़ुएन ने अपने आप से बुदबुदाया और फिर अपनी सर्वोच्च दिव्य चेतना के साथ रक्त से संबंधित लोगों की खोज शुरू कर दी। मैंने उन्हें ढूंढ लिया है। हो, वहां दो क्यों हैं? ज़ुएन स्तब्ध रह गया। उसके चेहरे पर एक धीमी मुस्कान फैल गई और फिर वो बर्फीली रात में गायब हो गया। बेजियांग शहर की सड़कों पर एक जोड़ा बर्फ के नजारे का आनंद ले रहा था। बड़े भाई, बहन बहुत सुंदर है, आप उसके लिए एक फूल क्यों नहीं खरीदते? पीछे से एक डरपोक आवाज आई। दंपत्ति ने पीछे मुड़कर देखा तो एक छोटी लड़की फूलों की टोकरी लेकर आशा भरी निगाहों से उनकी ओर देख रही थी। ये छोटी सी लड़की केवल 4 या 5 साल की थी, बटन की तरह प्यारी, बड़ी आंखें, छोटी नाक और लंबी पलकें जिससे लोग उसे खा लेना चाहते थे। कितनी प्यारी छोटी लड़की है, बहुत ठंड है, और तुम अभी भी फूल बेच रहे हो? लड़की ने झुककर मुस्कुराते हुए पूछा। छोटी लड़की 2 डिंपल दिखाते हुए मुस्कुराई। हाँ बहन, मैं ठंडी नहीं हूँ। कृपया एक फूल खरीदें, एक खरीदो। उस आदमी ने भी कुछ पैसे निकालते हुए मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन ठीक उसी समय एक और लड़की जो लगभग वैसी ही दिख रही थी, आए। बड़े भाई, 2 खरीदो, हम में से प्रत्येक के लिए एक। 2 छोटी लड़कियां न केवल दिखने में एक जैसी बल्कि कपड़े पहनने में भी एक जैसी, एक साथ खड़ी थी और बहुत मनमोहक थी। हे भगवान, क्या वे जुड़वां हैं? कितना सुंदर दृश्य है। तुम में से कौन बड़ी बहन है और कौन छोटी? कभी कभी मैं बड़ी बहन होती हूँ, कभी कभी मैं छोटी बहन होती हूँ। 2 छोटी लड़कियां अपनी दूधिया आवाज में बोली। इस दृश्य ने कई राहगीरों को भी आकर्षित किया। ऐसी प्यारी छोटी लड़कियों के लिए उन्हें वास्तव में अपने पैसे देने पड़े। तो कुछ ही देर में लड़कियों के फूल बिक गए, लेकिन इसने दुर्भावनापूर्ण निगाहों को भी आकर्षित किया। जैसे ही दोनों लड़कियां अपनी फूलों की टोकरियां लेकर निकलने वाली थीं, उदास चेहरे वाली एक मोटी महिला ने उनका रास्ता रोक लिया। तुम 2 छोटी वेश्याएं, तुम्हें मेरे मैदान पर फूल बेचने की अनुमति किसने दी? महिला ने गुर्राया। दोनों लड़कियां चौंक गईं और फिर डरते हुए बोली, मोटी आंटी, हमें नहीं पता था कि यह आपका क्षेत्र है। हम अभी निकलेंगे, छोड़ना चाहते हो? महिला ने अपना हाथ लहराया और कई मतलबी दिखने वाले पुरुषों ने दोनों लड़कियों को घेर लिया। यह महिला वास्तव में इस पड़ोस की स्थानीय तानाशाह थी, जिसे सिस्टर फैंग के नाम से जाना जाता था। वो कुछ समय से जुड़वां बहनों पर नजर रख रही थी। ये देखकर कि उन्होंने अपनी सुंदरता से कुछ ही समय में इतने सारे फूल बेच दिए, उसके मन में घृणित विचार आने लगे। यदि वो उन्हें पकड़कर अपने नियंत्रण में ले सके, तो क्या ये पैसों के पेड़ के मालिक होने जैसा नहीं होगा? लड़कियां घबरा गईं। उनमें से एक ने दूसरी को धक्का देते हुए कहा, दीदी, जल्दी भागो। दौड़ना, तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। सिस्टर फैंग गंभीर रूप से हंसी। आदमी भी अंदर बंद होने लगे। हालांकि छोटी लड़कियां भागने के बारे में सोचती थी, लेकिन 4 या 5 साल की उम्र में वे इन वयस्कों के सामने कैसे टिक सकती थीं? उन्हें तुरंत पकड़ लिया गया। मोटी आंटी, कृपया हमें जाने दें, हम दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। अभी भी मुझे मोटी आंटी कह रहे हो? मैं तुम्हें बता दूंगा, मैंने पहले ही तुम दोनों की जांच कर ली है। अनाथ, जंगली बच्चे, यही तो आप है। यदि तुम अच्छा व्यवहार करोगे, तो शायद मैं तुम्हारा ख्याल रख सकूंगा, अन्यथा। सिस्टर फैंग ने धमकी दी, सख्त और नर्म दोनों। हम जंगली बच्चे नहीं हैं, हमारे पास पापा और माँ है। 2 छोटी लड़कियां चिल्लाईं। ओह, फिर तुम्हें बचाने के लिए अपने पापा और माँ को बुलाओ। सिस्टर फैंग ने मुंह में पीले दांत दिखाते हुए हंसते हुए कहा। सिस्टर फैंग ने जो कहा उससे दोनों छोटी लड़कियां निराश हो गईं और फुसफुसा कर बोली, हम जंगली बच्चे नहीं हैं। हमारे पापा और माँ अभी बहुत दूर गए हुए थे, वे वापस आएंगे। हाँ, ये सबसे मजेदार बात है जो मैंने सुनी है। जंगली बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, चाहे आप कुछ भी कहें। सिस्टर फैंग हंसी। क्या आप जानते हैं कि आपकी हंसी सचमुच घृणित है? एक अलग आवाज के साथ सिस्टर फैंग की हंसी अचानक बंद हो गई और गली के अंत में एक आकृति दिखाई दी। उस समय हवा और बर्फ भारी थी, लेकिन आकृति लंबी और सीधी खड़ी थी, धीरे धीरे पास आ रही थी। कौन है भाई? जब सिस्टर फैंग व्यवसाय संभाल रही है, तो अन्य सभी नाराज हो सकते हैं। सिस्टर फैंग के एक आदमी ने भौंकना शुरू कर दिया। 2 छोटी लड़कियां चिल्लाईं, अंकल, हमें बचा लो। जो व्यक्ति आया वो स्वाभाविक रूप से ज़ुएन था।
उसने पकड़ी जा रही दो छोटी लड़कियों को देखा। उनके खून की कपकपी ने उसे बता दिया कि ये छोटी लड़कियां उसकी बेटियां थीं। ये सोचकर उसका हृदय कांप उठा। क्या ये उसके बच्चे हो सकते हैं? वे वास्तव में एन यान से मिलते जुलते थे। नहीं, वे आंखें उसकी अपनी जैसी थीं। जू एन मदद नहीं कर सका लेकिन उन्हें ध्यान से देखा। आप बहरा है? मैंने तुम्हें पेशाब करने के लिए कहा था, क्या तुमने सुना नहीं? उनमें से एक व्यक्ति ने शाप दिया और जू एन को धक्का देने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन अगले ही पल उसका हाथ कलाई से कटकर अलग हो गया। खून बह निकला, जिससे बर्फ पर लाल रंग पड़ गया, जो चौंका देने वाला था। आह! वो आदमी पहले तो एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर अत्यधिक दर्द से चिल्लाया। जू एन ने उपस्थित लोगों का सर्वेक्षण किया और धीरे धीरे गिनती की, 1, 2, 3। तुम क्या गिनती कर रहे हो? कोई दहाड़ता हुआ तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके पैर घुटनों के पास से टूट गए। जू एन ने अपना हाथ लहराया और हवा और बर्फ ने दो छोटी लड़कियों के दृश्य को अस्पष्ट कर दिया। फिर उसने सिस्टर फैंग से उदासीनता से कहा, कुल 8 लोग। याद रखें, पाताल के रास्ते में अलग मत हो जाना। सिस्टर फैंग को ऐसा महसूस हुआ जैसे उस आदमी की नजर किसी सर्वोच्च सम्राट की तरह थी। उसके पास घुटने टेकने और समर्पण करने की योग्यता भी नहीं थी। नहीं, मुझे छोड़ दो। उसके शब्द अचानक बंद हो गए, जैसे सिस्टर फैंग और उसके लोगों के पैरों के नीचे से आग की लपटें उठने लगी। पलक झपकते ही 8 लोग जलकर राख हो गए। संपादक, न्योइबो स्टूडियो। बर्फीला तूफान छट गया और दो छोटी लड़कियां कुछ हद तक डरी हुई जू एन की ओर देखने लगी। जू एन नीचे बैठ गई और मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारे नाम क्या है? लड़कियों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर एक ने डरते हुए कहा, मैं बड़ी बहन जू जियांग हूँ। मैं छोटी बहन हूँ, जू नियान। जू जियांग, जू नियान। जू एन को अपने दिल में दर्द का एहसास हुआ। उसने कल्पना की कि एन यान ने उसे कितना याद किया होगा। अंकल, वो मोटी आंटी कहाँ है? जू जियांग ने पूछा। मोटी आंटी? उन्हें कुछ मामलों के कारण पहले ही जाना पड़ा। तो अंकल, आप कौन हैं? जू नियान ने पूछा। हाँ, वास्तव में मैं कौन हूँ? जू एन अपने आप में बुदबुदाया, सोच में डूब गया। वो एक निराश्रित युवक था, साथ ही परम अमर पूज्य भी था। लेकिन अब वो कौन था? एक पल के बाद जू एन के चेहरे पर एक विस्तृत मुस्कान फैल गई। मैं तुम्हारा डैडी हूँ। तुम झूठ बोल रही हो, जू जियांग ने कहा। हाँ, तुम झूठ बोल रहे हो। पिताजी वास्तव में मर चुके हैं। जू नियान ने आवाज लगाई। जू एन ने अपनी जुड़वा बेटियों को देखा। उसके दिल में अचानक कोमलता उमड़ पड़ी। पिताजी मरे नहीं हैं, पिताजी अभी बहुत दूर चले गए थे और अब पिताजी वापस आ गए हैं। वास्तव में, जू जियांग ने जू एन की ओर देखा। उसकी आंखों में झिझक थी। जू एन ने हिलते हुए एक अंगूठी निकाली। यह वो युगल अंगूठी थी जो उसने खरीदी थी, एक एन यान के लिए और एक खुद के लिए। जियांग जियांग, नियान नियान, इस अंगूठी को देखो। इस पर पिताजी और माँ के नाम है। जू जियांग और जू नियान बेशक पढ़ नहीं सकते थे, लेकिन आंटी तान जुवान र ने उन्हें एक अंगूठी के बारे में बताया था जो उनकी माँ ने उनके लिए छोड़ दी थी जब वह चली गई थी। जू जियांग इसे हमेशा अपने साथ रखती थी और जू एन द्वारा दिखाए गए से इसकी तुलना करने पर यह वास्तव में एक जोड़ी के रूप में मेल खाता था। पिताजी, क्या ये सचमुच आप हैं? जू जियांग और जू नियान ने एक सुर में कहा। जू एन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और फिर अपनी बाहें फैला दी। जू जियांग और जू नियान ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरे से आंसू बह रहे थे और वे रोते हुए जू एन के गले लग गए। पिताजी, हमने आपको बहुत याद किया। पिताजी, हमने सोचा था कि आप और माँ कभी वापस नहीं आएंगे। सोचा था कि आप अब हमें नहीं चाहते। जू एन की छाती और उसकी आंखें भी आंसुओं से नम हो गईं। वो अमर आदरणीय, जिसने 3000 वर्षों तक कितना भी कष्ट सहा हो, एक भी आंसू नहीं बहाया था, अब उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। ठीक है, अब रोना नहीं। पिताजी वापस आ गए हैं और पिताजी तुम्हें फिर कभी नहीं छोड़ेंगे। हम छोटी बहनों ने जू एन की छाती में अपना सिर छिपा लिया और उठने से इनकार कर दिया। हाँ, इन वर्षों में छोटी बहनों ने जीवन की सभी कठिनाइयों को सहन किया था। अब जब उन्हें एक गर्मजोशी भरा आलिंगन मिल गया है, तो स्वाभाविक रूप से वे छोड़ना नहीं चाहते थे। धीरे से उनके बालों को सहलाते हुए जू एन ने धीरे से कहा, तुमने बाहर फूल कैसे बेचना शुरू कर दिया? जू जियांग ने ऊपर देखा और कहा, क्योंकि अब हमें किंडरगार्टन जाना है। लेकिन ट्यूशन एक बड़ी समस्या है, इसलिए नियान नियान और मैं इसके लिए पैसे बचाने की कोशिश करने के लिए फूल बेचने निकले। जू जियांग के शब्दों ने जू एन को लगभग फिर से रुला दिया। एक 4 साल का बच्चा पहले ही जीवन का बोझ उठा चुका था। वो इस तरह से समझदार हो गया था कि दिल दहल गया। जू एन ने जू जियांग के छोटे से सिर को छुआ और हल्की हंसी के साथ कहा, अब से आपके पास डैडी है।
आपको किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें दुनिया की नहीं, पूरे ब्रह्मांड की सबसे खुशहाल छोटी राजकुमारियां बनाऊंगा। बेजियांग में एक एकांत और जीर्ण शीर्ण आवासीय क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर जू जियांग और जू नियान प्रत्येक ने जू एन का एक हाथ पकड़ रखा था और उत्साह से अंदर चल रहे थे। जू एन ने परिचित परिवेश का अवलोकन करते हुए भावनाओं के ज्वार का अनुभव किया। यह वो जगह थी जहां वो और एन यान 2 साल तक रहे थे। जैसे ही वे एक परिचित दरवाजे पर पहुंचे, इससे पहले कि वे खटखटा सकें, दरवाजा अपने आप खुल गया। उनके सामने तान हुआन र की जीवंत आकृति खड़ी थी, जिसने हंसते हुए कहा, जियांग जियांग, नियान नियान, देखो आंटी तान हुआन र आपके लिए क्या लेकर आई है। लेकिन जू एन को देखकर वो ठिठक गई। जू एन ने परिचित चेहरे को देखा, एक पल के लिए सोचा और फिर अचानक याद आया। तान जुआना। तब तक जू जियांग और नियान नियान खुशी से जू एन का हाथ खींच रहे थे। चाची जुवान हमारे पिता वापस आ गए हैं। टैन जुवान का रंग कुछ पीला पड़ गया था, जो जल्द ही गुस्से के निशान में बदल गया। जू एन, आप इन 4 वर्षों से कहाँ थे? जू एन ने कड़वी मुस्कान दी, क्या मैं पहले आ सकती हूँ कृपया? चाची जुवान पिताजी को दोष मत दो, पिताजी बहुत दूर चले गए और उन्होंने कहा कि वो हमें फिर कभी नहीं छोड़ेंगे। जू जियांग ने कहा। टैन जुवान और जू एन के लिविंग रूम के सोफे पर बैठने के बाद जू एन को मोटे तौर पर समझ आ गया था कि इन 4 वर्षों में क्या हुआ था। उसके गायब होने के बाद एन यान को सदमे और गुस्से के कारण प्रारंभिक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई थी और उसने लगभग आधे महीने पहले बच्चे को जन्म दिया था, जिसके परिणामस्वरूप भारी रक्तस्राव हुआ और ऑपरेशन टेबल पर उसकी लगभग मौत हो गई। एन यान और जू एन के सहपाठी और मित्र के रूप में तांग जुवान ने बिना आराम किए हर चीज का ख्याल रखा। लेकिन जैसे ही एन यान ने दोनों बच्चों का नाम रखा, लोगों का एक समूह अस्पताल में घुस आया और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गया। बाद में तान हुआन को पता चला कि वे झोंगडू के एक परिवार के लोग थे और एन यान तब से बिना किसी निशान के गायब हो गया था। इस प्रकार पीछे बचे जियांग जियांग और नियान नियान नाम मात्र के लिए अनाथ हो गए। तान हुआन उन्हें अनाथालय भेजने का विकल्प चुन सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि एक अविवाहित युवा महिला के रूप में 2 बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी उठाई। इस वजह से तान जुआना ने बहुत अधिक त्याग कर दिया। सब कुछ जानने के बाद जू एन ने तान जुवान के चेहरे को देखा, जो मेहनत के कारण पतला हो गया था, और उसे अपने अंदर एक अंतहीन अपराध बोध महसूस हुआ। जुवान आपने बहुत मेहनत की है, ईमानदारी से कहूं तो मुझे इन दोनों बच्चों से बहुत प्यार हो गया है। तान जुआना ने दूसरे कमरे में टीवी देख रही छोटी बहनों की ओर देखते हुए धीरे से कहा, मुझे बताओ तुम ये 4 साल कहाँ रहे? जू एन ने आह भरते हुए कहा, ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें मैं समझा नहीं सकता, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं अब वापस आ गया हूँ और मैं फिर कभी नहीं जाऊंगा। तान जुआना ने जू एन की ओर देखा और थोड़ी देर बाद उसने सिर हिलाया। मुझे आशा है कि आप जो कह रहे हैं वो सच है। क्या आपने अभी तक खाया है? तान जुआना ने पूछा। अभी तक नहीं। अगर हम बाहर खाना खाने जाएं तो कैसा रहेगा? जू एन ने सुझाव दिया। अब जब आप 2 बच्चों के पिता हैं, तो आपको जहां भी संभव हो पैसे बचाना चाहिए। मैं खाना बनाऊंगा। तान जुवान उठ खड़ा हुआ और रसोई में चला गया। कुछ ही देर में भोजन की सुगंध कमरे में भर गई। जू जियांग और नियान नियान 2 छोटी पेटू बिल्लियों की तरह गंध से आकर्षित होकर बाहर आए। यह अंडे के साथ तला हुआ चावल है। नहीं, ये टमाटर तला हुआ चावल है। दोनों लड़कियों में बहस हुई, हालांकि उनके मुंह से लार लगभग टपक रही थी। जू एन ने यह दृश्य देखा और अपने दिल में लंबे समय से खोई हुई गर्माहट महसूस की। पिताजी, चाची हुआन का तला हुआ चावल बहुत स्वादिष्ट है। जू जियांग ने कहा, क्या ऐसा है? तले हुए चावल के अलावा आप दोनों छोटे पेटू लोगों को और क्या पसंद है? हमें हैमबर्गर पसंद है, हमें आइसक्रीम पसंद है, 2 छोटी लड़कियां एक स्वर में बोलीं। फिर कल पिताजी तुम्हें वो खाने के लिए ले जाएंगे। वास्तव में, बेशक, ये सच है। हम पहले हैमबर्गर खाएंगे, फिर आइसक्रीम। उसके बाद हम मनोरंजन पार्क जाएंगे। दीर्घायु रहें पिताजी। 2 छोटी लड़कियां खुशी से झूम उठीं। जब खाना परोसा गया तो जू एन ने एक टुकड़ा खाया। लंबे समय से छूटे हुए स्वाद ने ड्रैगन लीवर और फीनिक्स मैरो के व्यंजनों के आदि जू एन को अचानक घर का स्वाद समझ में आ गया। उनके पेट भर खाने के बाद तांग जुआना ने बर्तन साफ किए और अलविदा कहने के लिए उठे। जू एन उसके नीचे चली गई और अचानक कहा, धन्यवाद तांग जुआन। अंधेरे में कांप उठी, फिर जू एन की प्रोफाइल पर नजर डालने के लिए अपना सिर उठाया। उसका दिल मिश्रित भावनाओं से भर गया। 4 साल ने एक बार अपरिपक्व लड़के को एक प्रतिष्ठित परिपक्व व्यक्ति में बदल दिया था।
उसके पास जिस तरह की आभा थी वो तांग जुआना ने बहुत कम लोगों में ही देखी थी, और वे बिना किसी अपवाद के लोगों के बीच के कुलीन लोग थे। इन 4 वर्षों के दौरान उसने क्या अनुभव किया। अनुवादक, न्योइबो स्टूडियो संपादक। न्योइबो स्टूडियो। सुबह सुबह पक्षियों की चहचहाहट से जू एन की नींद खुल गई। वो शायद ही कभी इतनी गहरी नींद सोता था। वास्तव में अमर साधना के पथ पर चलने के बाद से वो मुश्किल से ही सोए थे। जू एन ने उठने की कोशिश की, लेकिन पाया कि उसकी 2 बेटियां उसके ऊपर गहरी नींद में फैली हुई थीं। दोनों लड़कियां एक जैसी और बेहद प्यारी, नींद में बिल्कुल मनमोहक लग रही थीं। जू एन अपने दिल में अचानक शांति महसूस करते हुए मंद मंद मुस्कुराया। अमरों के संघर्ष के बारे में वो सारी बकवास नरक में जा सकती है। आज से मैं एक योग्य डैडी बनने जा रहा हूँ। पिताजी, मत जाओ। जू जियांग अचानक नींद में बड़बड़ाने लगी, उसकी लंबी पलकें थोड़ी कांप रही थीं। पिताजी तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, जू एन ने धीरे से कहा, मानो बच्चों से और खुद से बात कर रहा हो। जब तक सूरज आसमान में ठीक से नहीं चढ़ गया, जू जियांग और उसकी बहन जू नियान जाग गईं। जू एन ने उनके गोल मटोल छोटे गालों पर चुटकी ली और हंसते हुए कहा, तुम दोनों नींद में डूबे हुए, सूरज पहले से ही तुम्हारे नितंबों पर चमक रहा है और तुम बस जाग रहे हो। तभी जू जियांग और जू नियान ने देखा कि बाहर सूरज कितना तेज था, और वे दोनों घबराने लगे। अरे नहीं, जल्दी करो, पिताजी आज हमें बड़े भोजन के लिए बाहर ले जा रहे हैं। काफी हड़बड़ी और हलचल के बाद दोनों लड़कियां तैयार हुई और नहाईं। जू नियान पहले एक छोटे स्टूल पर बैठी और जू जियांग ने पीछे से अपने बालों में कुशलता से कंघी की। फिर जू जियांग के बैठने की बारी थी और जू नियान ने पीछे से अपनी बहन के बालों में कंघी की। बच्चों की कुशल गतिविधियों को देखकर जू एन की आंखें थोड़ी नम हो गईं। क्या आप हमेशा ऐसा करते हैं मम्मा? आंटी जुवान एर ने कहा कि लड़कियों के रूप में जब हम बाहर जाते हैं तो हमें साफ सुथरा रहना पड़ता है ताकि कोई हमें नीची नजर से न देखे। जू जियांग ने गंभीरता से कहा। जू एन को मुस्कुराना पड़ा। अब तक उसने अपनी दोनों बेटियों के स्वभाव का भी पता लगा लिया था। बड़ी बहन जू जियांग एक छोटे वयस्क की तरह व्यवहार करती थी। इतने बेचैन आध्यात्मिक ऊर्जा इस कमरे में एकत्रित होने लगी। जू एन की धीमी चीख के साथ एक बार बेचैन आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत विनम्र हो गई। प्रवेश करना। आध्यात्मिक ऊर्जा मध्य हवा में तैरते हुए गोले में ज्वार की तरह उभरी और शुरू में गहरे भूरे रंग का तरल धीरे धीरे स्पष्ट हो गया। पूरे कमरे में अमृत की तीव्र सुगंध फैल गई। जू एन को पता था कि प्राइमोडियल एसेंस अमृत तैयार था। यद्यपि औषधीय अवयवों की गुणवत्ता खराब थी, जू एन के खेती स्तर के साथ वो फिर भी एक बेहतर श्रेणी के अमृत को परिष्कृत करने में कामयाब रहा। लेकिन ये काफी नहीं था। जू एन ने अपने हाथ से तलवार का इशारा किया और अपनी भौहों के बीच जमकर एक रेखा खींची। उसके हाथ में सुनहरे रक्त की एक बूंद दिखाई दी और जू एन का रंग कुछ फीका पड़ गया। विलय। सुनहरा रक्त जिसमें लगभग भयानक ऊर्जा होती है, लगभग निर्मित प्राइमोडियल एसेंस अमृत के संपर्क में आया, तुरंत हावी हो गया और तेजी से एम्बर रंग के अमृत को सुनहरे रंग में रंग दिया। एक अवर्णनीय खुशबू तुरंत पूरे विला में भर गई। ये कैसी गंध है? ये बहुत सुगंधित है। अपने बिस्तर पर लेटी किन्यू ने भी इस असामान्य खुशबू को सूंघा। क्या वो आदमी फिर से गड़बड़ कर सकता है? लेकिन ये गंध बहुत सुखद है। किन्यू को ऐसा महसूस हुआ मानो वो खुद अमरता की ओर तैर रही हो। जो अक्सर अनिद्रा से पीड़ित रहता था वो कुछ ही देर बाद गहरी नींद में सो गया। इस क्षण में प्राइमोडियल एसेंस अमृत आखिरकार पूरा हो गया। 2 सुनहरे अमृतों को देखकर जू एन मदद नहीं कर सकी, लेकिन राहत की सांस ली। यहाँ तक कि जब वह ग्रेट डाउग्रेड एलिक्सिर को परिष्कृत करता था तब भी जू एन को इतनी घबराहट महसूस नहीं हुई थी। खासतौर पर इसलिए क्योंकि उसने अपने जीवन रक्त सार का उपयोग किया था। लेकिन ये सब इसके लायक था। दोनों अमृत नियति के थोड़े से सहयोग के साथ स्पष्ट रूप से पृथ्वी के स्तर को पार कर गए थे और कम से कम स्वर्गीय स्तर के अमृत थे। यदि अमृत बनाने में जानकार लोग होते तो संभवतः वे ऐसी स्वर्गीय सामग्रियों को बर्बाद करने के लिए जू एन को दंडित करते। प्राइमोडियल एसेंस अमृत आखिरकार फाउंडेशन स्थापना के लिए सबसे बुनियादी अमृतों में से एक है, जिसका सेवन नश्वर लोग भी कर सकते हैं। एक पृथ्वी स्तरीय प्राइमोडियल एसेंस अमृत पर्याप्त रूप से अच्छा होता, फिर भी जू स्वर्गीय ग्रेड में से एक असाधारण रूप से परिष्कृत है। लेकिन जू एन के लिए, उसकी बेटी के लिए सब कुछ इसके लायक था। सोती हुई 2 छोटी लड़कियों को देख रहा हूं। जू एन थोड़ा मुस्कुराई, फिर 2 अमृत दोनों छोटी लड़कियों के होठों पर रख दिए। अमृत मानो भावना से संपन्न हो, तरल में बदल गया और सीधे उनके मुंह में प्रवेश कर गया। जू जियांग ने कुछ बड़बड़ाया और करवट बदलने के बाद सोती रही। जू नियान ने अपने होठों को थपथपाया, फिर बुदबुदाया, बहुत सुगंधित। जू एन मुस्कुराए, धीरे से जू नियान को थपथपाया, अच्छे रहो, सो जाओ।
जू नियान फिर खर्राटे लेते हुए गहरी नींद में सो गई। हालांकि अभी दो छोटी लड़कियों को प्राइमोडियल एसेंस अमृत की शक्ति के 1% की भी आवश्यकता नहीं हो सकती है, लेकिन उनके भविष्य के लिए इस अमृत के लाभ असीमित थे। हालांकि अमृत पूरी तरह से अवशोषित होने के बाद कुछ थोड़ा काला अवशेष रह गया। जूएन ने लापरवाही से अवशेषों को इकट्ठा किया और इसे एक साधारण रेड प्रिमोडियल एसेंस अमृत में मिला दिया। ये चीज जूएन के लिए बेस्वाद थी, लेकिन त्यागने के लिए बहुत अच्छी थी। इसे रखें, ये किसी दिन काम आ सकता है। अगले दिन किम यू नींद से जाग गई, सुस्ती से फैल गई। उसे महसूस हुआ कि वह अपने जीवन में कभी इतने आराम से नहीं सोई थी। किम यू को अचानक खिड़की के बाहर कुछ गड़बड़ महसूस हुई, लेकिन ये सब इसके लायक था। दोनों अमृत नियति के थोड़े से सहयोग के साथ स्पष्ट रूप से पृथ्वी के स्तर को पार कर गए थे और कम से कम स्वर्गीय स्तर के अमृत थे। यदि अमृत बनाने में जानकार लोग होते तो संभवतः वे ऐसी स्वर्गीय सामग्रियों को बर्बाद करने के लिए जूएन को दंडित करते। प्राइमोडियल एसेंस अमृत आखिरकार फाउंडेशन स्थापना के लिए सबसे बुनियादी अमृतों में से एक है, जिसका सेवन नश्वर लोग भी कर सकते हैं। एक पृथ्वी स्तरीय प्राइमोडियल एसेंस अमृत पर्याप्त रूप से अच्छा होता, फिर भी जू स्वर्गीय ग्रेड में से एक असाधारण रूप से परिष्कृत है। लेकिन जूएन के लिए, उसकी बेटी के लिए सब कुछ इसके लायक था। सोती हुई दो छोटी लड़कियों को देख रहा हूं। जूएन थोड़ा मुस्कुराए, फिर दो अमृत दोनों छोटी लड़कियों के होठों पर रख दिए। अमृत मानो भावना से संपन्न हो, तरल में बदल गया और सीधे उनके मुंह में प्रवेश कर गया। जू जियांग ने कुछ बड़बड़ाया और करवट बदलने के बाद सोती रही। जू नियान ने अपने होठों को थपथपाया, फिर बुदबुदाया, बहुत सुगंधित। जूएन मुस्कुराए, धीरे से जू नियान को थपथपाया, अच्छे रहो, सो जाओ। जू नियान फिर खर्राटे लेते हुए गहरी नींद में सो गई। हालांकि अभी दो छोटी लड़कियों को प्राइमोडियल एसेंस अमृत की शक्ति के 1% की भी आवश्यकता नहीं हो सकती है, लेकिन उनके भविष्य के लिए इस अमृत के लाभ असीमित थे। हालांकि अमृत पूरी तरह से अवशोषित होने के बाद कुछ थोड़ा काला अवशेष रह गया। जूएन ने लापरवाही से अवशेषों को इकट्ठा किया और इसे एक साधारण रेड प्रिमोडियल एसेंस अमृत में मिला दिया। ये चीज जूएन के लिए बेस्वाद थी, लेकिन त्यागने के लिए बहुत अच्छी थी। इसे रखें, ये किसी दिन काम आ सकता है। अगले दिन किम यू नींद से जाग गई, सुस्ती से फैल गई। उसे महसूस हुआ कि वह अपने जीवन में कभी इतने आराम से नहीं सोई थी। किम यू को अचानक खिड़की के बाहर कुछ गड़बड़ महसूस हुई। फिर उसने नौकरों को भी एनिमेटेड बातचीत करते हुए सुना। किम यू खिड़की के पास गई और फिर उसने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। आंगन के फूल और पौधे, जो कड़ाके की ठंड के कारण अपने पत्ते खो चुके थे, रात भर में खिल उठे थे। यहां तक कि जिनकगों के पेड़ में भी फिर से हरी पत्तियां उगाई थीं। क्या हुआ? किम यू कुछ उलझन में था। जब नहाने का समय हुआ तो उसने शीशे में देखा और दंग रह गई। हालांकि वो पहले भी खूबसूरत थी, लेकिन वो आज जैसी चमकदार कभी नहीं दिखी थी। किम यू को अचानक पिछली रात की असामान्य खुशबू का ख्याल आया। क्या इन सब का संबंध उस गंध से हो सकता है? इसी संदेह को मन में लेकर वो नीचे बैठक कक्ष में चली गई। इस समय जू जियांग और जू नियान पहले ही उठ चुके थे और हॉल में पेप्पा पिग को देख रहे थे। किम यू अचानक अचंभित रह गया, क्योंकि उसने देखा कि ये दोनों छोटी लड़कियां अचानक इतनी सुंदर हो गई थी। कल जू जियांग और जू नियान पहले से ही काफी प्यारे थे, लेकिन आज की तुलना में वे अभी भी बहुत पीछे थे। किसी और बात की तो बात ही छोड़िए, दो छोटी लड़कियों से निकलने वाली ताज़ी खुशबू ने किसी को भी करीब आने के लिए मजबूर कर दिया। और दोनों छोटी लड़कियां और भी पवित्र हो गई लगती थीं, बिना किसी अशुद्धि के चीनी मिट्टी की गुड़िया की तरह। छोटी लड़कियों, तुम में से कौन बड़ी बहन है और कौन छोटी बहन है? किम यू भी यह प्रश्न पूछे बिना नहीं रह सका। जू जियांग ने किम यू की ओर देखा, फिर अपनी छोटी नाक पर झुर्रियां डाली। बड़ी बहन, हम टीवी देखते समय बात नहीं कर सकते, आप जानती हैं। किम यू को कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई। क्या ये किसी बच्चे द्वारा डांटा जा रहा था? इस बीच जूएन ने लिविंग रूम में प्रवेश किया और उदासीनता से कहा, जियांग जियांग, भविष्य में बड़ी महिलाओं को बड़ी बहन नहीं बल्कि आंटी कहना याद रखें। किम यू गुस्से में थी। आप किसे बूढ़ा कह रहे हैं? जूएन ने किम यू की ओर देखा। यदि आप अभी भी अपने दादा को बचाना चाहते हैं तो मुझसे बात करते समय सम्मानपूर्वक बात करना याद रखें। आप। किम यू इतनी गुस्से में थी कि उसकी भौहें उल्टी हो गईं और वो अंदर ही अंदर नाराजगी से उबलने लगी। मैं देखूंगा कि तुम कब तक अहंकारी रह सकते हो, बस रुको। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि जो आपके पास आ रहा है वो आपको मिले। इस समय किम युआन भी नीचे आया, उत्साहित दिख रहा था और उसने जूएन से कहा, मिस्टर जू, बाहर फूल और पौधे हैं। जूएन ने उदासीनता से उत्तर दिया, मैंने ये किया। मैं जानता था, श्री जू वास्तव में एक दिव्य प्राणी है। तुमने रातों रात फूल खिला दिए।
ऐसा कारनामा अनसुना है। किन यू कुछ हद तक असंतुष्ट बगल में बुदबुदाया, सब कुछ उसका किया हुआ है, क्या इसका कोई सबूत है? जू एन ने भौहें चढ़ा दी, यह महिला बिल्कुल हद तक बुद्धिहीन थी। तुम कुछ सम्मान दिखाओ। श्री जू कृपया बुरा न माने। यह विदेश में पली बड़ी है और अपने कार्यों में आवेगी है। जू एन ने उपेक्षापूर्वक अपना हाथ लहराया। अगर मैंने बुरा माना होता तो वो अब यहाँ खड़ी नहीं होती। मुझे बताओ, तुम अपने जीवन की क्या कीमत चुकाने को तैयार हो? जैसे ही किन युआन बोलने ही वाला था, बाहर कदमों की आहट सुनाई दी और फिर एक बूढ़े व्यक्ति ने उपहास किया। मैं देखना चाहता हूं कि किस दिव्य डॉक्टर के पास पैसे के लिए जीवन देने की हिम्मत है। आवाज के साथ लोगों का एक समूह अंदर चला गया। उनका नेतृत्व सफेद बालों वाला एक उदास चेहरे वाला बुजुर्ग व्यक्ति कर रहा था। कई युवक और युवतियां उसके पीछे चले, सभी के चेहरे पर अहंकार था। बुजुर्ग को देखकर किन यू ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। मास्टर हुआ, आप यहाँ हैं। हुआ जिंगयू बेजियान के मास्टर हुआ एक बेहद प्रसिद्ध चिकित्सा ऋषि थे, और हालांकि उनकी तुलना झोंगडू के उच्च दिव्य डॉक्टर से नहीं की जा सकती थी, फिर भी वे बहुत दुर्जेय थे। बुजुर्ग आदमी के पीछे की खूबसूरत महिला भी इस पल में मुस्कुराते हुए बोली, दादाजी, यह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, किनयू। हुआ टिंगटिंग किनयू की सबसे अच्छी दोस्त और हुआ जिंगयू की प्रिय पोती भी। यहीं से किनयू का आत्मविश्वास भी पैदा हुआ। किनयू जू एन को विजय की भावना से देखने के अलावा कुछ नहीं कर सका, ये सोचकर कि अब वो मुसीबत में है। ये बेजियान का सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल मास्टर था, जल्द ही आपकी छोटी छोटी चालें उजागर हो जाएंगी। लेकिन जू एन वहां चुपचाप बैठा था, उसकी अभिव्यक्ति शांत थी, जैसे कि हर चीज का उससे कोई लेना देना नहीं था। इस समय किन युआन की अभिव्यक्ति थोड़ी परेशान थी, लेकिन हुआ जिंगयू भी बेजियान में एक प्रमुख व्यक्ति थे। तो किन युआन भी खड़े हुए और सिर झुकाकर उनका स्वागत किया। यह एल्डर हुआ निकला। एक सीट ले कृपया, हुआ जिंगयू ने इशारा करते हुए कहा। बूढ़े मिस्टर किन, जब से हमने आखिरी बार एक दूसरे को देखा था, काफी समय हो गया है, लेकिन आप अभी भी बहुत मजबूत लगते हैं। जैसे ही वो बैठा, हुआ जिंगयू ने जू एन पर शत्रुतापूर्ण नजर डाली और थोड़ी देर बाद उसने कहा, मुझे आश्चर्य है कि यह कौन हो सकता है। जू एन ने उदासीनता से उत्तर दिया, मेरा नाम जू एन है। संपादक, न्योइबो स्टूडियो जू एन। हुआ जिंगयू ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, उसने अपने रैंक के बीच इतने युवा डॉक्टर के बारे में कभी नहीं सुना था। हुआ जिंगयू ने अपनी पोती हुआ टिंगटिंग की ओर देखा। बेजियान के सबसे बड़े अस्पताल के उप प्रमुख के रूप में वो निश्चित रूप से किसी भी प्रसिद्ध युवा डॉक्टरों को जानती होंगी। बेशक हुआ टिंगटिंग ने जू एन को नहीं पहचाना। वो काफी देर तक उसे मापती रही और फिर कुछ हद तक तिरस्कार पूर्वक पूछा, क्या मैं मिस्टर जू से पूछ सकती हूँ, आप किस मेडिकल कॉलेज से स्नातक हैं? बेई विश्वविद्यालय, फोई विश्वविद्यालय, या शायद येल यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन? हुआ टिंगटिंग द्वारा उल्लिखित संस्थान विश्व स्तर पर शीर्ष मेडिकल कॉलेजों में से एक है। हुआ जिंगयू के साथ जो युवक युवतियां आए थे वे सभी इन मेडिकल कॉलेजों के असाधारण प्रतिभावान थे। लेकिन जू एन ने बस हल्की सी मुस्कान दी, इनमें से कोई नहीं, उनमें से कोई नहीं, मैंने कभी मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं लिया। तो फिर तुम्हारा स्वामी कौन है? हुआ जिंगयू ने पूछताछ जारी रखी। हुआक्सिया के आम लोगों के बीच कई उच्च कुशल चिकित्सा व्यवसाय छिपे हुए थे, और यदि जू एन उनका वंशज था तो उसे कम नहीं आंका जाना चाहिए। जू एन ने अपना सिर हिलाया, कोई नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूं। डॉक्टर नहीं? हुआ टिंगटिंग की अभिव्यक्ति और भी अधिक उपहासपूर्ण हो गई। फिर मैंने ये क्यों सुना कि किसी ने वास्तव में दावा किया है कि वे एल्डर किन की जान बचा सकते हैं, बशर्ते वो उचित कीमत चुकाए। क्या ऐसा हो सकता है? यह एक घोटालेबाज है। आरोप गंभीर था। ये सीधा आरोप था कि जू एन एक ठग था। फिर भी जू एन को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अभी भी बैठा हुआ था और उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं दिख रही थी। उस समय हुआ जिंगयू ने किन युआन की ओर रुख किया और कहा, बुजुर्ग किन, आप सुर्ख गालों वाले, स्पष्ट पुतलियां और जीवन शक्ति से भरे हुए प्रतीत होते हैं। आप किसी बीमार व्यक्ति की तरह नहीं लगते। क्या मैं आपकी नाड़ी देख सकता हूं? किन युआन झिझके और किन यू ये कहने से खुद को नहीं रोक सके, दादाजी, मास्टर हुआ नेक इरादे वाले हैं, कृपया उसे आप पर जांच करने दें। हुआ जिंगयू ने किन युआन के नाड़ी बिंदु पर अपना हाथ रखकर काफी देर तक गहराई से सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, बड़े किन, आपकी नाड़ी को देखकर मुझे लगता है कि आप 100 साल तक जीवित रह सकते हैं। इस पर कई लोग मुस्कुरा दिए। जहां तक जू एन की बात है, ऐसा लग रहा था मानो उसे भुला दिया गया हो। किन युआन ने आह भरते हुए कहा, मैं 100 साल तक पहुंचने की आकांक्षा नहीं रखता। मैं बस इतना चाहता हूं कि अपने पोते की शादी देखने के लिए लंबे समय तक जीवित रहूं। किन यू का चेहरा लाल हो गया और उसने अपना सिर नीचे कर लिया। लेकिन उसी क्षण एक गलत समय की आवाज आई। मैंने सोचा था कि जिसे मास्टर कहा जाता है उसके पास कुछ कौशल होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है।
हंसी अचानक रुक गई। हुआ जिंगयू का चेहरा काला पड़ गया और हुआ टिंगटिंग की त्योरियां चट गईं। उसकी अधीरता झलक रही थी और उसने कहा, उन धोखेबाजों की चालें छोड़ो। मैं तुमसे कह रहा हूं, अगर तुम लोगों को धोखा देने के लिए डॉक्टर का रूप धारण करते हो तो सावधान हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। हुआ जिंगयू ने हुआ टिंगटिंग को आगे बढ़ने से रोकने के लिए अपना हाथ लहराया, फिर ज़ुएन की ओर देखा। आप कहते हैं कि मैं कुछ खास नहीं हूं, तो कृपया, आपके पास क्या गहन अंतर्दृष्टि है? ज़ुएन ने सिर हिलाया, ठीक है, लेकिन अगर मैं तुम्हारे खिलाफ जीत गया तो तुम क्या करोगी? यदि आप मुझे चिकित्सा के क्षेत्र में हरा सकते हैं, तो मैं घुटने टेक दूंगा और आपको अपना गुरु मान लूंगा। हुआ जिंगयू ने ठंडे उपहास के साथ कहा। ज़ुएन ने अपना सिर हिलाया। क्या बात, क्या बात? डरा हुआ? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें प्रशिक्षु के रूप में नहीं चाहता। तुम बहुत बूढ़े हो। अब अगर यह आपकी पोती होती तो मैं वास्तव में इस पर विचार कर सकता था। इन शब्दों के कारण हुआ टिंगटिंग का सुंदर चेहरा ठंडा हो गया और हुआ जिंगयू के शिष्यों के भाव गहरे हो गए। ज़ुएन ने किन युआन की ओर अपना सिर घुमाते हुए कहा, हालांकि आप पर बीमारी के कोई स्पष्ट लक्षण नहीं है, लेकिन एक लक्षण है, क्या आप हर रात सपने देखते हैं? किन युआन ने सिर हिलाया। हुआ टिंगटिंग ने उपहास करते हुए कहा, अगर यह एक बीमारी है तो लगभग हर कोई बीमार है। ज़ुएन की एक नज़र के बाद हुआ टिंगटिंग को अपने शरीर में ठंडक महसूस हुई और उसने खुद को अपना उपहास जारी रखने में असमर्थ पाया। क्या आप हमेशा किसी व्यक्ति का सपना देखते हैं और सपने में क्या वो आपको बताती है कि आपके पास जीने के लिए कितने दिन बचे हैं? किन युआन का चेहरा काफी बदल गया। ज़ुएन के शब्दों ने सीधे उस सबसे बड़े रहस्य पर प्रहार किया जिसे उसने 1 साल से अधिक समय से अपने दिल में दबा रखा था। यही कारण है कि वो पूरे दिन डॉक्टरों और दवाओं की तलाश में रहता था। लगभग हर रात वो उसी महिला का सपना देखता था जो उसे बताती थी कि उसके पास जीने के लिए कितने दिन बचे हैं। यही कारण है कि जब ज़ुएन ने जड़ी बूटी बाजार में बताया कि उसके पास जीने के लिए केवल 3 दिन बचे हैं, तो किन युआन इतना प्रभावित हुआ था, क्योंकि लाल कपड़े वाली महिला ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वो 3 दिन बाद मर जाएगा। किन युआन के चेहरे में नाटकीय बदलाव देखकर हुआ जिंगयू भी कुछ हद तक आश्चर्यचकित और संदिग्ध हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि इस लड़के ने वास्तव में सही अनुमान लगाया हो? दूसरी ओर हुआ टिंगटिंग कुछ हद तक उपेक्षापूर्ण थी। श्री क्यून, वर्तमान चिकित्सा सिद्धांतों के अनुसार हर कोई सपने देखता है। ये सांस लेने जितना ही सामान्य है, यह शायद बहुत अधिक तनाव के कारण है कि आपको एक ही तरह के सपने आते रहते हैं। आपको इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए और आपको इसके कारण कुछ धोखेबाजों को गलत इरादे से अपना फायदा नहीं उठाने देना चाहिए। ज़ुएन ने शांति से कहा, क्या आप जानते हैं कि मुझे कैसे पता चला कि आप हर रात सपने देखते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि लाल कपड़े वाली वो महिला अभी आपकी पीठ पर लेटी हुई है। जैसे ही ये शब्द बाहर आए, न केवल किन युआन सदमे से पीला पड़ गया, बल्कि किन यू को भी अपने पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। तभी हुआ टिंगटिंग ने अपनी सतर्कता कम की। ठंडी हंसी के साथ उसने कहा, बाद में ये सब उपद्रव, ये पता चलता है कि तुम सिर्फ एक धोखेबाज हो। यदि आप देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति सपना देख रहा है, तो ये क्षम्य हो सकता है कि उन्होंने एक महिला को लाल रंग में देखा हो, लेकिन इससे अधिक कुछ भी दावा करना पूरी तरह से बकवास है। श्री किन, उस पर विश्वास मत करो, वो सिर्फ एक ठग है। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने विदेश में चिकित्सा में उच्च शिक्षा प्राप्त की थी, वो पारंपरिक चीनी चिकित्सा को भी हेय दृष्टि से देखती थी। अलौकिक होने का दिखावा करने वाली इस तरह की चालबाजी की तो बात ही छोड़ दें। लेकिन ठीक उसी क्षण ज़ुएन ने एक फीकी मुस्कान बिखेरी। मांस की आंखें वास्तव में मांस की आंखें हैं, लेकिन आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक सच्चा निपुण वास्तव में कैसा दिखता है। ये कहते हुए ज़ुएन ने अचानक अपना हाथ लहराया और हल्की सी चीख निकाली। आ गया। उपस्थित सभी लोगों को लगा कि कमरे में अचानक अंधेरा हो गया है और फिर उन्होंने सचमुच एक भयावह दृश्य देखा। उन्होंने लाल रंग की पोशाक में एक अस्त व्यस्त महिला को किन युआन की पीठ पर लेटे हुए देखा। इस दृश्य ने बेहोश हुआ टिंगटिंग को चीखने पर मजबूर कर दिया। हुआ जिंगयू और अन्य लोग पीले पड़ गए। किन युआन जोर से अपने घुटनों पर गिर गया। श्रीमान जू, मुझे बचाओ। उसकी पीठ पर लेटी हुई लाल पोशाक वाली महिला भूत अचानक बाहर निकली और सीधे डरे हुए हुआ टिंगटिंग पर हमला करने लगी। वह उसके पास पहुंचने ही वाली थी। हुआ टिंगटिंग इतनी डरी हुई थी कि उसने हिलने की हिम्मत नहीं की। तभी ज़ुएन ने शांति से कहा, एकमात्र भयंकर भूत मेरे सामने अभिमान करने की हिम्मत कर रहा है। जैसे ही वो बोला, ज़ुएन का दाहिना हाथ तेजी से पकड़ लिया और लाल कपड़े वाली महिला ने काले धुएं में घुलने से पहले एक तीखी चीख निकाली, जिसे ज़ुएन ने मजबूती से अपने हाथ में पकड़ लिया। फैले हुए काले कोहरे के बीच ज़ुएन अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर खड़ा था, जो स्वयं एक देवता के रूप में प्रकट हो रहा था। अब क्या तुम्हें विश्वास है? ज़ुएन ने शांति से कहा। हुआ जिंगयू जोर से अपने घुटनों पर गिर गया। मिस्टर
जू, कृपया हमारी जान बख्श दो, हम अंधे और मूर्ख थे। हमें क्षमा कर दीजिए, जू एन ने शांति से कहा, फाड़ दो। काले धुएं ने जवाब दिया और अलग हो गया, फिर आग की लपटों में गायब हो गया। कमरे में शांति लौट आई। हुआ टिंग डर के मारे पीला पड़ गया था, और किन यू भी ज्यादा बेहतर नहीं था। केवल जू एन, जिसने अपने हाथों को धूल से साफ किया, जैसे कि उसने अभी अभी कोई मामूली काम पूरा किया हो। बुरे आदमी किन, काम पूरा हो गया है, बिल चुकाने का समय आ गया है। किन युआन ने तुरंत काली पृष्ठभूमि और सुनहरे अक्षरों वाला एक कार्ड निकाला और उसे सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया। मास्टर जू, ये कार्ड मेरी सराहना का प्रतीक है, हालांकि यह बहुत प्रभावशाली नहीं हो सकता है। जू एन ने मना नहीं किया और लापरवाही से इसे अपनी जेब में रख लिया, इससे पहले कि वह दो छोटी लड़कियों की ओर मुड़ा जो दूर टीवी देखने में तल्लीन थी, और कहा, चलो पिताजी के पीछे पीछे घर चलें। लेकिन इस समय किन युआन अचानक पीला पड़ गया, उसका शरीर हिल गया और उसने मुंह में ताजा खून थूक दिया और सोफे पर गिर गया। दादाजी, किन यू चौंक गया और जल्दी से वहां चला गया। किन युआन की आंखें बेजान हो गईं और यहां तक कि उसकी सांसें भी कमजोर होने लगी। मेरे दादाजी को क्या हुआ है? किन यू ने उत्सुकता से पूछा। हुआ जिंगयू तेजी से किन युआन की नब्ज जानने के लिए आगे बढ़ा, तभी उसकी भौहें आपस में चिपक गईं। बूढ़े मास्टर किन की नब्ज बमुश्किल समझ में आती है, उसकी यांग ऊर्जा बेहद कमजोर है। यह आसन मृत्यु का संकेत है। किन यू जू एन पर चिल्लाया, क्या हो रहा है? क्या तुमने नहीं कहा कि तुम मेरे दादाजी को बचाओगे? जू एन ने उदासीनता से उत्तर दिया, वह इतने लंबे समय से एक दुष्ट आत्मा के वश में है, उसकी आंग ऊर्जा लगभग समाप्त हो चुकी है। अब जब बुरी आत्मा चली गई है, तो उसका मृत्यु के करीब होना स्वाभाविक है। काय करते, मास्टर हुआ, क्या मेरे दादाजी को बचाया जा सकता है? किन यू के गालों से आंसू बह निकले। हुआ जिंगयू ने अपना सिर हिलाया, अब उसकी हालत को देखते हुए, एक सदी पुराना जिनसेंग भी उसकी सांसों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। उसके अंतिम मामलों की तैयारी करें। किन यू ने जू एन के सामने घुटने टेकते हुए कहा, मी श्री जू, मुझे पता है कि मैं आपके प्रति बहुत सम्मानजनक नहीं रहा हूं, लेकिन कृपया मेरे दादाजी को बचाएं। जब तक तुम उसे बचाओगे, मैं कुछ भी मान लूंगा। जू एन की अभिव्यक्ति शांत थी। उसे किन यू से कोई खास लगाव नहीं था, वो ये भी जानता था कि आज की घटनाओं के पीछे वह थी। तभी जू जियांग ने चुपके से जू एन के कपड़े खींचे और फुसफुसाए, पिताजी, वो बहन बहुत दयनीय लग रही है। जू एन ने केवल अपनी दो बेटियों का सामना करते समय ही कोमलता दिखाए। फिर आप हमें क्या करने का सुझाव देते हैं, जियांग जियांग? ध्यान से संतरा खाते समय जू नियान अचानक बोली, पिताजी, कृपया इस बहन की मदद करें, जब वो रोती है तो बहुत बदसूरत लगती है। किन यू ने खुद को आंसुओं और हंसी के बीच दुविधा में पाया। जू एन के लिए उनकी बेटियों के शब्द एक डिक्री थे। उसने लापरवाही से प्राइमर्डियल एसेंस अमृत निकाला, जिसे दवा के बचे हुए अवशेषों से परिष्कृत किया गया था। इसे खाओ और तुम ठीक हो जाओगे। जब हुआ जिंगयू ने आदिम सार अमृत को देखा, तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वो तेजी से सांस लेने लगा। ये हुआ टिंग थोड़ा हैरान हुई, दादाजी, क्या गलत है? क्या मैं इस अमृत को देख सकता हूँ? हुआ जिंगयू को ऐसा लगा जैसे कोई बच्चा किसी प्रिय खिलौने को देख रहा हो। जू एन ने सिर हिलाया और अमृत को लापरवाही से उछाल दिया। हुआ जिंगयू ने इसे हड़बड़ाहट में पकड़ लिया, बार बार चिल्लाने से पहले थोड़ी देर के लिए प्रिमोडियल एसेंस एलिक्सिर को लालच से घूरता रहा। एक स्वर्गीय प्राणी का कार्य, वास्तव में एक स्वर्गीय प्राणी का कार्य। फिर हुआ जिंगयू ने जू एन को प्रणाम किया, मिस्टर जू, मैं हुआ जिंगयू ने अपना जीवन चिकित्सा में बिताया है और कभी किसी की प्रशंसा नहीं की। मैं उस साथी गांव शेन को भी स्वीकार नहीं करता, लेकिन आज मैं अपने दिल और शब्दों दोनों से पूरी तरह आश्वस्त हूं। ओह, आप वास्तव में अपना सामान जानते हैं, जू एन ने कहा। किन युआन को अमृत पिलाने के बाद कुछ ही मिनटों में उसके पहले से पीले गालों में फिर से गुलाबीपन आना शुरू हो गया। जल्द ही किन युआन पूरी तरह से ठीक हो गया। इतना ही नहीं बल्कि उनके चेहरे की झुर्रियां और सफेद बाल भी काफी हद तक कम हो गए थे। यदि किन युआन पहले 70 वर्ष के व्यक्ति जैसा दिखता था, तो अब वो 50 वर्ष का प्रतीत होता है। इस चमत्कारी दृश्य ने हुआ जिंगयू को भी उत्साह से भर दिया। जहां तक हुआ टिंग की बात है, वो पूरी तरह से चकित थी। कायाकल्प, अगर किसी ने आज से पहले हुआ टिंग को बताया होता कि कोई साधारण अमृत से इसे हासिल कर सकता है, तो उसने सोचा होता कि वो व्यक्ति एक ठग है। लेकिन उसके सामने जो हकीकत सामने आई, उसने हुआ टिंग को अवाक कर दिया। बचपन से ही विज्ञान द्वारा स्थापित 3 दृष्टिकोण ध्वस्त हो गए। जू एन के उसके हालिया उपहास के बारे में सोचते हुए हुआ टिंग का चेहरा बुखार से जलने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वो जू एन पर नजरें चुराने से खुद को रोक नहीं सकी। तब हुआ टिंग को एहसास हुआ, यह आदमी बहुत सुंदर है।
इसका मुख्य कारण ये था कि जू एन के मन में उसके बारे में अधिकार की भावना थी, जिससे वो एक ऊंचे सम्राट की तरह प्रतीत होता था, जो डराने के साथ साथ लोगों को सम्मानजनक दूरी बनाए रखने के लिए मजबूर करता था। हुआ टिंगटिंग की दिल की धड़कन अनायास ही तेज हो गई। इस समय जो कुछ भी घटित हुआ था उसके बारे में जानने और खुद पर विसंगति को महसूस करने के बाद किन युआन ने जुएन को गहरा प्रणाम किया। श्री जू, आज से अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत है तो बस शब्द कहें और लोंगटाई समूह किसी भी लापरवाही की हिम्मत न करते हुए खुद को पूरी तरह से समर्पित कर देगा। इस वादे के वजन ने किन यू, हुआ टिंगटिंग और अन्य लोगों के भाव बदल दिए। केवल हुआ जिंगयू ने किन युआन को ईर्ष्या से देखा। वो जानता था ये काफी नहीं था। हुआ जिंगयू का मानना था कि केवल वो प्राइमोडियल एसेंस अमृत, अगर यह जोंगडू में प्रकट हुआ या अगर उन महान परिवारों और भव्य घरों को इसके बारे में पता चला तो निश्चित रूप से एक खूनी तूफान खड़ा हो जाएगा। आखिरकार एक अमृत जो सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति को युवा बना सकता है, वो कुछ ऐसा था जिसे हुआ जिंगयू ने स्वीकार किया कि वो हासिल नहीं कर सका। नहीं जोंगडू में वो दिव्य डॉक्टर और यहाँ तक कि दुनिया भर में चिकित्सा के सभी पवित्र हाथ भी ऐसा नहीं कर सके। ये अब भले ही किन युआन लोंगटाई समूह को सीधे जुएन को दे दे, ये बहुत अधिक नहीं होगा। आखिरकार जीवन की तुलना में धन क्या है, लेकिन कुछ भी नहीं। लेकिन जुएन ने बस हल्का सा सिर हिलाया, समझा। तब जुएन ने किन यू से कहा, आपने अभी कहा था कि अगर मैंने आपके दादाजी को बचाया तो आप कुछ भी करेंगे, है ना? किन यू का दिल कड़ा हो गया और उसने दृढ़ साहस के साथ कहा, हाँ। अच्छा, फिर आप हमें घर तक ले चले। किन यू ने राहत की सांस ली, लेकिन अंदर ही अंदर एक हल्की निराशा महसूस हुई। हुआ जिंगयू चिंतित थी। मास्टर, क्या आप हमारी शर्त के बारे में भूल गए? आपने कहा था कि अगर मैं हार गया तो आप मुझे या मेरी पोती को अपना शिष्य बना लेंगे। जुएन ने उदासीनता से कहा, वास्तव में क्या मैंने ऐसा कहा? हुआ जिंगयू ने जोर से सिर हिलाया, तुमने किया। लेकिन मैंने अब अपना मन बदल लिया है। आप बहुत बूढ़े हैं और आपकी पोती चिकित्सा में बहुत कमजोर है और बहुत मूर्ख। ये कहने के बाद जुएन दूर चली गई। हुआ टिंगटिंग स्तब्ध होकर वहीं खड़ी रही। अपने जीवन में उसे कभी भी मूर्ख नहीं कहा गया। दादाजी, बुरा मत मानना, इतना अहंकार किस बात का? हुआ जिंगयू ने अपना सिर हिलाया और किन युआन को प्रणाम करके कमरे से बाहर चला गया। एक बार आंगन में ठंडी सर्दी से टकराती हुई हरी भरी हरियाली को देखते हुए हुआ जिंगयू ने आखिरकार एक लंबी आह भरी। टिंगटिंग, आप नहीं समझते, यह आदमी, उसकी कहानी हमारी कल्पना से भी अधिक भयानक हो सकती है। हुआ टिंगटिंग चुप रही। हुआ जिंगयू ने लापरवाही से एक पत्ता तोड़ा। इस जीवन में ऐसे कौशल को देखने में सक्षम होना, ऐसे व्यक्ति से मिलना, मैं, हुआ जिंगयू, व्यर्थ नहीं गया। अफसोस, मिलना तो नियति है लेकिन जुड़ना नियति नहीं है। किन यू ने व्यक्तिगत रूप से कार चलाई और जू एन और उनकी 2 बेटियों को वापस अपार्टमेंट परिसर में ले गए। परिसर में मौजूद लोग भव्य मेबैक को देखकर दंग रह गए। दूर से सभी लोग छुपकर देख रहे थे। जैसे ही जू एन कार से बाहर निकलने वाला था, उसने अचानक कहा, क्या आपके किन परिवार ने किसी को नाराज किया है? किन यू ने तुरंत कहा, मी, जू, आपका मतलब है उस दुष्ट भूत के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। जू एन ने कहा और वो कार से बाहर निकला और चला गया। किन यू एक पल के लिए कार में बैठी, फिर अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। लाओ हेई, किसी को जांच शुरू करने का आदेश दे। बूढ़े आदमी की बीमारी, पर्दे के पीछे कोई साजिश रच रहा है। संपादक, न्योइबो स्टूडियो बेजियान के एक विला में एक बूढ़ा आदमी पालथी मारकर ध्यानमग्न बैठा था। उसके सामने एक मोटा आदमी खड़ा था, पसीना बहा रहा था। बूढ़ा इतना दुबला पतला था, ऐसा लग रहा था कि हवा का एक झोंका उसे उड़ा ले जाएगा। लेकिन वो आदमी अपने आचरण में सम्मानजनक था, यहाँ तक कि गहरी सांस लेने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था। अचानक बूढ़े व्यक्ति की बांह पर बना टैटू आग की चिंगारी के साथ चमका, फिर बिना किसी निशान के गायब हो गया। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आंखें खोली और अशुभ स्वर में बोला, बीजियांग में एक ऐसा गुरु है जिसने वास्तव में मेरे लाल परिधान को नष्ट कर दिया है। वो आदमी कांप गया और जल्दी से बोला, अमर लियू, क्या इसका मतलब ये है कि पुराने अमर किन युआन को किसी ने बचाया है? अगर किन यू यहाँ होती तो वो निश्चित रूप से इस आदमी को पहचान लेती। वो लोंगटाई समूह के प्रबंधक थे, उनके अपने चाचा किन तियान। और यह बूढ़ा व्यक्ति लियू नी नामक एक शक्तिशाली व्यक्ति था, जिसे किन तियान ने एकांत से बाहर आने के लिए मनाने के लिए एक बड़ी रकम का भुगतान किया था। किन तियान ने किन युआन से निपटने के लिए लियू शॉ को नियुक्त करने के लिए इतना पैसा खर्च किया। अगर दुनिया में किसी को किन युआन की मौत की सबसे ज्यादा उम्मीद थी तो वह निस्संदेह किन तियान ही था, क्योंकि किन युआन के चले जाने से ही लोंगटाई समूह उसकी संपत्ति बन जाएगा। जहां तक किन यू का सवाल है, किन तियान ने कभी भी अपनी भतीजी को गंभीरता से नहीं लिया था,
ये सोचकर कि एक साधारण महिला कभी भी उसकी बराबरी नहीं कर सकती। और वास्तव में लियू शो असाधारण साबित हुए, क्योंकि किन युआन पर लाल परिधान का भूत उनका ही काम था। किन तियान की बातें सुनकर लियू नी ने एक अजीब कर्कश हंसी निकाली। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, भले ही किन युआन को वास्तव में एक गुरु ने बचाया था, मुझे डर नहीं है। मुझे उस वस्तु को पाने के लिए केवल 2 दिनों में नीलामी की प्रतीक्षा करनी होगी, और फिर दुनिया में कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। किन तियान ने तुरंत उसकी चापलूसी करना शुरू कर दिया। इन दिनों एक साथ बिताए गए समय के माध्यम से किन तियान लियू नी को दिव्य मानने लगा था। अमर लियू, क्या वो वस्तु वास्तव में इतनी शक्तिशाली है? लियू शो ने उदासीनता से कहा, क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि अपने थोड़े से पैसे से आप मुझे अपनी बात मनवाने के लिए इतने लंबे समय तक बेजियांग में रहने पर मजबूर कर सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, किन तियान ने सहमति में सिर हिलाया और लगातार झुकते रहे। लियू शो के चेहरे पर उत्साह दिखा, आप आम लोग वास्तव में इस तरह के खजाने को नीलामी के लिए रखते हैं? यदि यह तथ्य न होता कि मुझे नहीं पता कि वो वस्तु किसके पास है, तो मैं इस तथाकथित नीलामी का कभी इंतजार नहीं करता। किन युआन के बारे में क्या, एक बार जब वो वस्तु मेरे पास आ जाएगी, तो उसे मारने में आपकी मदद करना एक सरल कार्य होगा। लेकिन किन तियान के चेहरे पर परेशानी के भाव दिखे। लियू शो ने उपहास किया, निश्चिंत रहें, एक बार जब मेरी खेती का स्तर काफी बढ़ जाएगा, तो मैं उसे चुपचाप और बिना किसी निशान के मरवा दूंगा, और किसी को भी आप पर संदेह नहीं होगा। किन तियान बहुत खुश हुआ, धन्यवाद। बूढ़े अमर, जू जियांग और नियान नियान सो गए थे। पिछले कुछ दिनों ने दोनों लड़कियों को थका दिया था। जब वे सो रहे थे तो जू एन ने मौका पाकर घर की सफाई शुरू कर दी। उसने शयनकक्ष का दरवाजा धक्का देकर खोला, जहां वह और एन यान कभी रहते थे, और पाया कि 4 साल पहले जब वह गया था तब से कमरे में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। बहुत सी चीजें वैसी ही रहीं जैसी वे थीं, बस धूल की एक महीन परत से ढकी हुई थीं। एकमात्र अपवाद बेडसाइड टेबल पर एक तस्वीर थी जो अभी भी हमेशा की तरह साफ और ज्वलंत थी। जू एन ने तस्वीर उठाई और उसमें एन यान एक शानदार मुस्कान के साथ उससे चिपकी हुई थी। जू एन को अपने दिल में हल्की सी चुभन महसूस हुई। एन यान, मेरे लिए रुको। मैं निश्चित रूप से तुम्हें गौरव के साथ अपने पक्ष में वापस लाऊंगा। वे सभी जिन्होंने एक समय हमें हेय दृष्टि से देखा था और हमें रोका था, इस बार मैं उन्हें पैरों तले रौंद डालूंगा। अरे, जू एन को अचानक ध्यान आया कि किसी ने तस्वीर को बार बार पोंछा होगा, खासकर उसके किनारे को, जो अब रगड़ने से थोड़ा फीका पड़ गया था। उसी वक्त दरवाजे की घंटी बजी। जू एन ने तस्वीर नीचे रख दी और दरवाजा खोला। तांग जुवान एयर सब्जियों का एक बैग लेकर दरवाजे पर खड़ी थी। आप वापस आ गए हैं। जू एन मुस्कुराई और तान हुआन एयर को अंदर आने दिया। जियांग और नियान नियान कहाँ हैं? वे दोनों सो गए हैं। तान हुआन एयर ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि डैडी अभी भी सबसे प्यारे हैं। मुझे पहले देखे बिना उन्हें नींद नहीं आती थी। इस समय तांग जुवान र ने देखा कि शयनकक्ष का दरवाजा खुला था और उदासीनता से कहा, पिछले कुछ वर्षों में मैं अक्सर सफाई करने के लिए आता था, लेकिन मैंने लेआउट बिल्कुल भी नहीं बदला है, बस ये निश्चित महसूस कर रहा था कि आप आएंगे पीछे। क्या आपने खाना खा लिया? मेरे पास है, क्या आप और खाना चाहते हैं? हाँ, जू एन ने इस महिला को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जो एक सुनसान घाटी में एक ऑर्किड की तरह थी। तान जुआना ने कुशलतापूर्वक और जल्दी से भोजन तैयार करना शुरू कर दिया। जल्द ही एक शानदार भोजन तैयार था। जू एन खाना खाने बैठ गई। अचानक तान जुआना ने कहा, कल हमारे कुछ हाई स्कूल के सहपाठी एक सभा कर रहे हैं। ओह, क्या आप जा रहे हैं? जू एन ने अपना सिर हिलाया। मुझे ये भी याद नहीं है कि मेरे हाई स्कूल के सहपाठी कौन थे, मैं क्यों जाऊंगा? तुम अब भी वैसे ही हो, हालांकि ये सभा अलग है। हमारी पुरानी सहपाठी, आपकी हाई स्कूल डेस्क साथी फैन मेंगेक्स्यू बेजियांग में वापस आ गई है, और यह सभा उसका स्वागत करने और उसकी यात्राओं की धूल फांकने के लिए है। फैन मेंगेक्स्यू, जू एन ने भौहें चढ़ा दी, फिर उसे याद आया कि वो कौन थी। तो वो वापस आ गई है, उसके स्वागत के लिए इतना बड़ा उपद्रव करने की क्या जरूरत है? तांग जुआना ने जू एन को एक अजीब नजर से देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम सच में नहीं जानती हो? फैन मेंगेक्सू अब हमारी कक्षा का गौरव है। वह इस समय सबसे हॉट अभिनेत्री भी है। उन्होंने पिछले महीने गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। एक असली अग्रणी महिला। ओह, इसका मुझसे क्या लेना देना है? जू एन ने उदासीनता से कहा। तांग जुवान र ने आह भरते हुए कहा, क्या तुम सचमुच भूल गए हो? स्कूल के दौरान फैन मेंगशू वो थी जो आपको सबसे ज्यादा पसंद करती थी। जू एन थोड़ा अचंभित हो गया, और उसके दिमाग में पोनीटेल और गहरे डिंपल वाली लड़की की छवि उभरी जो उसके मुस्कुराने पर दिखाई देती थी। ये कैसे हो सकता है? जू एन के आश्चर्य को देखते हुए तांग जुवान र ने आधी हंसी और आधी रोने की अभिव्यक्ति के साथ कहा,
उस समय पूरी कक्षा को पता था। क्या तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ? जुएन ने अपना सिर हिलाया। तान हुआन एक पल के लिए रुकी, फिर धीरे से कहा, मैं कल जाऊंगी, मेरे साथ आओ, है ना? थोड़ा सोचने के बाद जुएन ने अपना सिर हिलाया। ये ठीक है, लेकिन मुझे जियांग जियांग और नियान नियान को अपने साथ लाना होगा। ठीक है, मैं तुम्हें कल दोपहर को लेने आऊंगा। तान जुआन एयर चला गया। जुएन लिविंग रूम में बैठ गई और टीवी चालू कर दिया। संयोग से एक साक्षात्कार प्रसारित हो रहा था और साक्षात्कारकर्ता कोई और नहीं बल्कि उनके पूर्व डेस्क साथी, अब एक बड़े स्टार फैन मेंगेक्सू थे। मिस फैन, हमने सुना है कि झोंगडू के 4 युवा मास्टर्स में से एक, किन तियान, आपका पीछा कर रहा है। क्या वो सच है? कैमरे की चमक के बीच फैन मैंगशू अविश्वसनीय रूप से सुंदर लग रही थी। रिपोर्टर के सवाल का सामना करते हुए वो बस हल्की सी मुस्कुरा दी। श्री, यू और मैं सिर्फ दोस्त हैं। मैंने हमेशा उसे एक भाई के रूप में सोचा है, उसने कहा। उनके इस जवाब से पत्रकारों में हड़कंप मच गया। फिर, क्या कोई ऐसा लड़का है जिसमें आप रुचि रखते हैं? या क्या आप बता सकते हैं कि आप एक साथी में किस तरह के व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं? दूसरे रिपोर्टर ने दबाव डाला। फैन मैंगजू एक पल के लिए झिझकी और उसकी आंखों में आंसू झलकने लगे। मुझे पहले से ही कोई मिल गया है जिसे मैं अपने दिल में पसंद करता हूं। पत्रकार लगभग पागल हो गए। ये बहुत बड़ी खबर थी। क्या आप बता सकते हैं कि यह कौन है? फैन मेंगेक्स्यू ने मुस्कुराते हुए कहा, वो मेरा सहपाठी था, लेकिन वो अब 4 साल से गायब है। हालांकि मुझे विश्वास है कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे। साक्षात्कार वहीं समाप्त हो गया और हालांकि पत्रकार और अधिक पूछना चाहते थे, फैन मेंगेक्स्यू पहले ही जा चुके थे। बेजियान के एक आलीशान विला में खूबसूरत चेहरे लेकिन आंखों में भयावह नजर वाले एक शख्स ने रिमोट कंट्रोल को जोर से फेंक दिया। रिमोट 70 इंच के एलसीडी टेलीविजन से टकरा गया, जो टकराते ही टूट गया। वो आदमी नफरत से बोला, फैन मेंगेक्स्यू, तुम अब तक उस आदमी को नहीं भूल सकी हो? ठीक है, अगर उसने कल पुनर्मिलन में आने की हिम्मत की, तो मैं उसे आपके सामने ही पैरों तले रौंद दूंगा। अनुवादक, न्योइबो स्टूडियो संपादक। न्योइबो स्टूडियो फैन मेंगेक्सू स्टूडियो से बाहर निकली और कार में बैठी ही थी कि उनके एजेंट हान याओ ने उन्हें फोन किया। फैन मेंगेक्स्यू ने फोन का जवाब दिया। ये शीर्ष स्तरीय स्वर्ण पदक मनोरंजन एजेंट फोन पर क्रोधित था। फैन मेंगेक्स्यू, क्या तुम्हें एहसास है कि तुम क्या कर रहे हो? मुझे पता है, फैन मेंगेक्स्यू ने शांत भाव से कहा। आपको पता है, मुझे लगता है आप कुछ नहीं जानते। क्या आप समझते हैं कि आपके बयानों का कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ा है? फैन मेंगशू चुप रहे। मैं आपको बता रहा हूं, इस वजह से मेरा फोन लगभग बंद हो गया था। यदि मैंने आपके लिए चीजें प्रबंधित नहीं की होती, तो अब आप किस स्थिति में होते? बॉस और बोर्ड ने तुम्हें निगल लिया होगा। गुस्सा जाहिर करने के बाद हान याओ का स्वर नर्म हो गया। मेंगजू, आप अभी अपने करियर के चरम पर हैं। आपकी लोकप्रियता और प्रशंसक आधार के लिए बहुत से निवेशक आपकी ओर चेक लहरा रहे हैं। फिर भी आपने अचानक टेलीविजन पर यह स्वीकारोक्ति कर दी। क्या आप जानते हैं कि इसके कारण आप कितने प्रशंसक खो देंगे? बहन हान, मैं वो सब समझती हूँ, लेकिन वो वापस आ गया है। फैन मेंगेक्स्यू ने शांत स्वर में कहा। अंत में पूछने से पहले हान याओ कुछ देर के लिए अवाक रह गया। तो आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? मैं उसे देखने के लिए बेजियान वापस जा रहा हूँ। बिल्कुल नहीं। हान याओ ने साफ मना कर दिया। कल तुम्हें यूरोप के लिए उड़ान भरनी है। वहां एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित निर्देशक है, जो आपको अपनी अगली फिल्म में मुख्य महिला के रूप में लेने की तैयारी कर रहा है। माफ करें, लेकिन मैं पहले से ही बेजियान जा रही हूं, फैन मेंगेक्स्यू ने कहा, और वाक्य खत्म करने के बाद उसने फोन रख दिया और उसे बंद कर दिया। सिस्टर जू, हम कहाँ जा रहे हैं? ड्राइवर ने सावधानी से पूछा। बीजियान के लिए। फैन मेंगेक्स्यू ने कार की खिड़की के बाहर का नजारा देखा। उसके हाथों ने फोन को कसकर पकड़ रखा था। यहां तक कि दबाव के कारण उसकी उंगलियां भी सफेद हो गई थीं। अगले दिन तान जुआन एयर जल्दी आ गया। प्रवेश करने पर उसने देखा कि जू एन अनाड़ी ढंग से जू जियांग और नियान नियान के बालों को बांधने की कोशिश कर रही थी। ये स्वीकार करना होगा कि इस विभाग में पुरुषों में वास्तव में प्रतिभा की कमी है। चाहे आप अमर आदरणीय हो या एक सामान्य व्यक्ति, ये सब समान है। या तो चोटियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी या बाल पूरी तरह अस्त व्यस्त हो जाएंगे। लेकिन दोनों छोटी लड़कियां इस सब का आनंद ले रही थीं। वे खिलखिलाकर हंसते रहे। ये देखकर टैम जुवान न केवल असहाय रूप से अपना सिर हिला सकी, फिर जू एन की जगह ले ली और जल्दी से 2 युवा लड़कियों के लिए साफ सुथरी चोटियां बनाई। क्या आप वो पहनने जा रहे हैं? तान जुआना ने पूछा। हाँ। कोई प्रॉब्लम है क्या? जू एन से पूछा। जू एन 4 साल पहले के कपड़े पहन रही थी। हालांकि वे बहुत घिसे पिटे नहीं थे, लेकिन शैली निश्चित रूप से पुरानी हो गई थी। तान जुआना झिझकी, फिर जो वो कहना चाहती थी उसे रोक दिया।
अंततः तैयार होने के बाद दोनों वयस्क जियांग जियांग और नियान नियान को पड़ोस से बाहर ले गए। जब वे कार का इंतजार कर रहे थे, एक बिल्कुल नई BMW 530 कार रुकी। खिड़की नीचे की ओर खिसक गई और एक चालाक आदमी तान हुआन र को देखकर मुस्कुराया। जुबान मैं तुम्हें लेने ही वाला था, जल्दी करो, कार में बैठो। भाई मेंग ने पहले ही ड्रैगन एम्परर प्लेटफॉर्म होटल में एक सभा की व्यवस्था कर दी है। तान जुआना ने भौहें चढ़ा दी। यात्री सीट पर बैठी महिला भी बाहर झुकी। तान जुआन बहुत ठंड है, फिर भी कार का इंतजार कर रही है? चलो, मेरे पति तुम्हें ले चलें। देखना है कि ये हमारी बिल्कुल नई कार है। लागत 4 लाख यूरो से अधिक। महिला अपनी तिकोनी आंखों के साथ आत्मसंतुष्ट स्वर में बोली। तान जुवाना थोड़ा झिझक रही थी और उसी क्षण त्रिकोणीय आंखों वाली महिला ने जुएन को भी देखा। क्या वो जुएन नहीं है? उस आदमी ने जुएन को भी देखा और उसकी सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद उसके चेहरे पर तिरस्कार और अहंकार की झलक फैल गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि महान विद्वान जू भी सभा में शामिल होंगे। तान जुआना ने फुसफुसाते हुए कहा, वे हमारी कक्षा से मेंग वेई और झांग यान है। अंततः कुछ प्रभाव पाने से पहले जुएन ने काफी देर तक विचार किया। जब वो स्कूल में था तो यह मेंग वेई कक्षा का नौकर था। जिसके पास पैसा होता था वो हमेशा उसके आसपास मंडराता रहता था। जहां तक इस झांग यान की बात है, वो तो और भी अधिक अवसरवादी थी। इन दोनों की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट है। जू एन के मुंह के कोने पर एक फीकी, लगभग अदृश्य मुस्कान उभरी। इसी समय जू जियांग ने एक सड़क विक्रेता को आभूषणों के छोटे छोटे टुकड़े बेचते हुए देखा। पिताजी, गहनों के वे छोटे छोटे टुकड़े बहुत सुंदर हैं। जू जियांग की आंखें चमक उठी। लड़की चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, वो फिर भी एक महिला ही होती है। स्वाभाविक रूप से उसे चमकदार चीजों के प्रति कोई प्रतिरोध नहीं था। जू एन मुस्कुराए, क्या आप उन्हें पसंद करते हैं? हाँ, उन्हें प्यार। जू जियांग और नियान नियान ने संवेद स्वर में गायन किया। तो फिर जाकर कुछ चुन लो, मैं उन्हें तुम्हारे लिए खरीद लूंगा। दोनों छोटी लड़कियां खुश हो गईं और इधर उधर उछल कूद करने लगी और स्टॉल से आभूषणों के छोटे छोटे टुकड़े चुनने लगी। पूरे समय में जू एन ने मेंग वेई और झांग यान की ओर सीधे देखने की भी जहमत नहीं उठाई। झांग यान ने तिरस्कारपूर्वक अपने होंठ मोड़े और कहा, इस कृत्य से क्या हुआ? आप इस हद तक सिमट कर रह गए हैं और अभी भी ऊंचे और ताकतवर दिखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा मत कहो, आखिरकार वो अभी भी सस्ते गहनों के कुछ टुकड़े खरीद सकता है। मेंग वेई ने उपहास किया। इस बार दो छोटी लड़कियों ने बहुत सारे छोटे गहने चुने थे। जू एन ने उनके लिए भुगतान किया और जब उसने उन्हें उठाया तो उसके मन में एक विचार आया और उसने लापरवाही से उनमें कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा भर दी। ये वस्तुएं, जो मूल रूप से बेकार थीं, सूक्ष्म परिवर्तनों से गुजरने लगी। तुम्हारे लिए भी एक चुन लिया, जू एन ने उदासीनता से कहा, तान जुआना को बालियों की एक जोड़ी सौंपते हुए। टैंग जुआन र ने बालियां ले ली। वो बहुत खुश हुई। उनकी कीमत कम से कम $5 होनी चाहिए, है ना? इतने चमकदार, वे संभवतः प्लास्टिक से नहीं बने हो सकते, है ना? जुबान बेहतर होगा कि आप इन्हें न पहने। सावधान रहें कि आपकी त्वचा को नुकसान न पहुंचे। झांग यान ने मजाक उड़ाया। तान जुआना की अभिव्यक्ति कुछ अजीब हो गई। जू एन ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। यह महिला निश्चित रूप से शोर मचा रही थी। क्षमा करें, जू एन, हमारी कार में केवल 4 लोग ही बैठ सकते हैं। जुबान र को लेने के बाद आपको ट्रंक में बैठना होगा, या हो सकता है कि आप बाद में बस ले सकें। मेंग वेई बुरी तरह हंसी। तान जुबान र ने अपनी भौहें सिकोड़ी। आप लोग आगे बढ़ें, हम थोड़ी देर में वहां टैक्सी ले लेंगे। मेंग वेई और अधिक कहना चाहती थी, लेकिन अचानक जू जियांग ने कहा, पिताजी, ये कार उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी हम कल बैठे थे। हाँ डैडी, कल आंटी किन यू हमें घर ले जाने के लिए जो कार चलाई थी वो बहुत बड़ी थी। जू नियान ने जोड़ा, एक बड़ी कार हो? अरे, एक वैन, है ना? मेंग वेई ने उपहास किया। झांग यान ने बहुत गर्व महसूस करते हुए शेखी बघारी, वह देखा। मेरे पति ने कल ही एक नई कार खरीदी, BMW 5 सीरीज। क्या आपने कभी इसकी सवारी की है? जू एन दो जोकरों को प्रदर्शन करते हुए देख रहा था। उसकी अभिव्यक्ति पूरी तरह उदासीन रही। और तभी एक विस्तारित मेबैक धीरे धीरे लुढ़क गया। ड्राइवर के बाहर निकलने से पहले ये जू एन के ठीक बगल में रुका और फिर सम्मानपूर्वक जू एन के पास पहुंचा। श्री जू, हमारी युवा मिस ने हमें निर्देश दिया है कि आपको जहां भी जाना हो, हम आपको ड्राइव करके ले जाएं। बस मुझे बताएं कि आपको किसी भी समय क्या चाहिए। इस दृश्य ने मेंग वेई और झांग यान को हतप्रभ कर दिया। उनका मुंह इतना खुला रह गया कि उसमें बत्तख का अंडा समा जाए। मेबैक की उपस्थिति झांग यान के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ की तरह थी, जो अभी अभी अपनी नई कार के बारे में डींगे मार रही थी, जिससे उसे तारे दिखाई देने लगे।
इस कार की तुलना में जिस BMW के बारे में झांग यान ने दावा किया था, वो उसका एक व्हील कैप भी नहीं खरीद सका। जू एन वास्तव में थोड़ा आश्चर्यचकित था। ये किन यू काफी विचारशील था। फिर उसने सिर हिलाया। ठीक है, ड्रैगन सम्राट मंच पर। हाँ। इस समय जू जियांग ने अभी भी स्तब्ध मेंग वेई से कहा, अंकल, आंटी किन यू ने कल हमें घर ले जाने के लिए जो कार चलाई थी, वो बिल्कुल ऐसी ही थी। जू एन एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान देने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। उसकी 2-4 वर्षीय बेटियां बल्कि चालाक लग रही थी। संपादक, न्योइबो स्टूडियो बेजियांग में यदि आप पूछें कि सबसे अच्छा रेस्तरां कहाँ है, तो आपको मिश्रित प्रतिक्रियाएं मिल सकती हैं। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह का जिक्र करते हैं जो संपूर्ण सुविधाओं और उच्च स्तर के साथ भोजन, पेय और मनोरंजन सब कुछ प्रदान करता है, तो वो ड्रैगन सम्राट प्लेटफॉर्म होना चाहिए। और यहाँ तक कि प्रांत के लोग भी अक्सर अपना पैसा यहाँ खर्च करते हैं। इस समय ड्रैगन एम्परर प्लेटफॉर्म के सामने लग्जरी कारें बड़ी संख्या में इकट्ठी हो गईं और मेहमानों ने प्रवेश द्वार को घेर लिया। एक मेबैक धीरे धीरे आगे की ओर चला गया। यह विस्तारित कस्टम संस्करण मेबैक विलासिता से भरपूर था, जिसने कई दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। दरबान जल्दी से आगे आया और सम्मानपूर्वक कार का दरवाजा खोला। कार से सबसे पहले 2 नाजुक और प्यारी छोटी लड़कियां बाहर निकलीं। छोटी लड़कियां लगभग 4 या 5 साल की, एक जैसी दिखती थीं, मानो वे किसी कॉमिक बुक से बाहर निकली हों। वे कोमल और आकर्षक थे। कई लड़कियां चमकती आंखों से देख रही थीं, लगभग चाह रही थीं कि वे अभी दौड़कर एक को छीन लें। तभी एक सुनसान घाटी में ऑर्किड जैसी सुंदर और शुद्ध आभा वाली एक महिला साधारण पोशाक पहने हुए कार से निकली। उसके चेहरे की विशेषताएं सुरम्य थीं। इस दृश्य ने कई दर्शकों को कुछ हद तक स्तब्ध कर दिया। इस बीच कुछ ही दूरी पर कुछ लड़कियों ने आश्चर्य से अपना मुंह ढक लिया। क्या वो हमारी सहपाठी तांग जुआना नहीं है? हाँ, ये उसकी है। क्या वो यह नहीं कहती कि वो अविवाहित है? अब उसके बच्चे कैसे हैं? चेहरे पर कुछ झाइयों वाली एक लड़की ने उपहास करते हुए कहा, हम हमेशा इतना ऊंचा और शक्तिशाली अभिनय करती है, लेकिन अंत में वो किसी अमीर आदमी की रखैल बनकर रह जाती है। ऐसी कार खरीदने में सक्षम होने के कारण बेजियांग में बहुत से लोग नहीं हैं। यह व्यक्ति कौन हो सकता है? कई लोगों के मन में यह विचार आया और इसी समय जू एन भी कार से बाहर निकली। उसकी उपस्थिति ने इन लड़कियों के बीच उत्साह की एक और लहर पैदा कर दी। यह जू एन है? क्या वो गायब नहीं हुआ? वो अचानक वापस कैसे आ गया? उसने सामने आने की हिम्मत की। हांग लंबे समय से उससे निपटने की धमकी दे रहा है। उन जर्जर कपड़ों को देखो, वो बिल्कुल भी अमीर नहीं दिखता। शायद मोटा दिखने के लिए उसने अपना चेहरा सूजा लिया है और कार किराए पर ले रहा है। झाइयों वाली लड़की हंसी। ये लड़की सोंग जिंग थी, जो तेज तर्रार और बेहद दम्भी होने के लिए जानी जाती थी। झांग यान और डूहुआन के साथ वह वर्ग के 3 तिरस्कृत व्यक्तियों में से एक के रूप में जानी जाती थी। हे, होंग बड़े स्टार फैन मेंगेक्सू को लेने गया था। संभवतः जल्द ही देखने के लिए एक अच्छा शो होगा, नाटक की आशा करते हुए लड़कियां फुसफुसाईं। पिताजी, ये जगह बहुत बड़ी और सुंदर है। जू जियांग ने चारों ओर देखा और चिल्लाया, बड़ा, ये सभ्य है। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक डैडी आपको ये दिखाने नहीं ले जाते कि वास्तविक विलासिता क्या है। जू एन को ज्यादा कुछ महसूस नहीं हुआ। भले ही ड्रैगन एम्परर प्लेटफॉर्म केवल सजावट पर 500 मिलियन खर्च करने के लिए जाना जाता था, जिसमें मुख्य हॉल में असली सोने से बना 3 मीटर लंबा सुनहरा ड्रैगन भी शामिल था। इसका नाम भी इसी कारण रखा गया। इस तरह की फिजूलखर्ची निश्चित रूप से अधिकांश लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकती है, लेकिन अमर आदरणीय जैसे व्यक्ति के लिए, जिसने अनगिनत भव्य दृश्य देखे थे, ये स्थान वास्तव में जर्जर था। अतीत में सच्चे अमर क्षेत्र में एक नियमित भोज में हजारों विशाल ड्रैगन का वध शामिल होता था। जब ट्रू इमोर्टल रियल मास्टर ने जू एन की मेजबानी की, तो उसने 10 प्राचीन देवताओं के ड्रैगन को भी मार डाला और उन्हें परोसने के लिए फीनिक्स बोन व्यंजन का इस्तेमाल किया। ऐसा दृश्य मनुष्यों की कल्पना से भी परे था। तो जू एन के लिए यहाँ उकेरा गया ये तथाकथित सुनहरा ड्रैगन सुअर से अलग नहीं था। हालांकि उनके शब्दों ने आसपास के लोगों की तिरछी नजरें आकर्षित की। एक आदमी जिसके बाल जंगली रंगों से रंगे हुए थे और उसका हाथ एक भड़कीले कपड़े पहने महिला के चारों ओर लिपटा हुआ था, जू एन की टिप्पणी सुनकर हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। यह मूर्ख कहाँ से आया? उसने उस पर बहुत जोर दिया है। इससे पहले कि जू एन जवाब दे पाती, जू नियान अचानक हंस पड़ी। आप किस पर हंस रहे हैं? जू जियांग ने अपने कूल्हों पर हाथ रखकर बहन की तरह मुद्रा बनाते हुए पूछा। उस चाचा के बाल मुर्गी के घोंसले की तरह दिखते हैं। ये सुनकर जू जियांग ने करीब से देखा और खुद को हंसने से नहीं रोक सका। ये वास्तव में होता है। 2 छोटी लड़कियों की टिप्पणियों ने कई अन्य लोगों को अपना मुंह ढकने और हंसने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि ये सचमुच कुछ चिकन कॉप जैसा दिखता है।
इस आदमी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया क्योंकि उसने दूर जाने और जाने से पहले जू एन पर घृणास्पद नजर डाली। जू एन मंद मंद मुस्कुराया, उसे ऐसे चींटी जैसे साथी की कोई परवाह नहीं थी। हालांकि अगर उस आदमी ने अभी उसे फिर से उकसाने की हिम्मत की होती तो जू एन को अपने सिर को वास्तविक चिकन कॉप में बदलने में कोई आपत्ति नहीं होती। जुबान यहाँ पर आस पास, सॉन्ग जिंग चिल्लाए। उसका चेहरा अब मुस्कुराहट से भरा हुआ था। उस तीखेपन का कोई निशान नहीं दिख रहा था जो उसने अभी प्रदर्शित किया था। तान हुआन एक पल के लिए झिझकी, फिर आगे बढ़ी। सॉन्ग जिन, काफी समय से नहीं देखा। टस्क टस्क, वास्तव में बहुत लंबा समय हो गया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके पहले से ही बच्चे होंगे। दोनों छोटी लड़कियां बहुत प्यारी हैं। क्या वे जुड़वा हैं? सॉन्ग जिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। तान जुआना ने अपना सिर हिलाया। वे मेरे बच्चे नहीं हैं। ये दोनों जू एन की बेटियां हैं। जू एन के बच्चे हैं? सॉन्ग जिंग और अन्य लोगों ने दूर से जू एन को देखा। उनकी आंखें घृणा से भर गईं। इतने मैले कुचेले कपड़े पहनना और सभा में बच्चों को भी लाना, वो अच्छा नहीं कर रहा होगा। चल दर, आइए स्वर्ग नंबर 1 कमरे की ओर चलें और प्रतीक्षा करें। होम शाओ बड़े स्टार फैन मेंगेक्स्यू के साथ पुरुष सहपाठियों को ले जा रहे हैं। उन्हें जल्द ही वापस आना चाहिए। जब वे चले गए तो सॉन्ग जिंग तान जुआना को अपने साथ ले गई। जू एन के बारे में क्या? उसे, अगर वह आना चाहता है तो आ सकता है, लेकिन अभी प्राइवेट रूम लड़कियों से भरा है। उस समय जू जियांग ने चुपके से जू एन के कपड़े खींचे। क्या गलत? जू एन ने झुककर पूछा। पिताजी, मैं बाथरूम जाना चाहता हूँ। जू जियांग ने अपने छोटे से चेहरे को लाल करते हुए कहा। मैं भी। जू नियान ने भी बात की। ओह, फिर ठीक है। जू एन फिर उनके साथ निजी कमरे में गई। हेवन नंबर 1 ड्रैगन एम्परर प्लेटफॉर्म का सबसे शानदार और महंगा निजी कमरा है, जो स्वाभाविक रूप से बाथरूम से सुसज्जित है। हालांकि जैसे ही वो अंदर गया, उसने देखा कि कमरा बातें करने वाली महिलाओं से भरा हुआ था। वे सभी लड़कियां थीं। उनमें से अधिकांश को वो अब नहीं पहचानता था, और जिन्हें वह याद करता था, उनके नाम भी उसे याद नहीं आते थे। क्या ये हमारी कक्षा की जू एन नहीं है? वो वही है? वो फैन मेंगेक्सू को लेने क्यों नहीं गया? शश, अब मत पूछो। हांग शाओ जल्द ही वापस आएंगे। इन फुसफुसाहटों के बीच जू एन की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही, क्योंकि उसने जू जियांग और जू नियान से बस इतना कहा, क्या आप अकेले जा सकते हैं? महम। दोनों छोटी लड़कियां बाथरूम में घुस गईं। जू एन दरवाजे के पास खड़ी इंतजार कर रही थी। कई बार तान जुआना ने आने की कोशिश की, लेकिन सॉन्ग जिंग ने विभिन्न बहानों से उसे रोक लिया। इस वक्त कमरे में मौजूद सभी महिलाओं की नजरें उसी पर टिकी थीं। लेकिन जू एन को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। एक चुटकुला। ये लोग जू एन की नजर में आकर्षक सामान्य व्यक्ति के रूप में भी नहीं गिने जाते थे। वो उनकी निगाहों की परवाह कैसे कर सकता था? खासतौर पर चूंकि जू एन की मानसिक स्थिति चट्टान की तरह दृढ़ थी, वो गौरवपूर्ण आचरण दिखाते हुए दूर खड़ा था। हालांकि उसके कपड़े फिट नहीं थे, फिर भी वे जू एन की उपस्थिति की तीक्ष्णता को छिपा नहीं सके, जो चाकू की धार की तरह तेज थी। धीरे धीरे लड़कियों के बीच की फुसफुसाहटें कम हो गईं। स्कूल में जू एन सबसे सुंदर लड़का था, और कई लड़कियां उसे गुप्त रूप से पसंद करती थीं। अब जू एन को देखकर, हालांकि उसकी पोशाक सादी थी, उसका रूप और कद उसके पूर्व स्वरूप से कहीं ऊपर था, जिससे उनके दिलों में एक अजीब भावना पैदा हो गई। जू एन को बेशक इस बात की जानकारी थी, लेकिन उसने इसे मुस्कुरा कर टाल दिया। जब वह ग्रीन हिल इम्मोर्टल दायरे में था तो केवल एक मुठभेड़ में वह नाइन टेल्स होली मेडेन को छीनने में कामयाब हो गया था, जिससे लोमड़ी राक्षसों का पूरा समूह उससे बदला लेने के लिए उसका पीछा करने के लिए बाहर आ गया था। यदि नाइन टेल्स होली मेडेन जैसे लोग, जो ब्रह्मांड में खड़े थे, उनके लिए चिंता का विषय नहीं थे, तो ये सामान्य नश्वर लोग तो बिल्कुल